एक बार जब उसने बैंगनी मिंक को सफेद भेड़िए को व्यस्त रखते हुए और यांग ये को युवयंग की ओर बढ़ते हुए देखा, तो शांग कीगिंग तुरंत शहर की दीवारों के ऊपर आसमान में चमक उठी, और फिर उसने एक अजीब सी मुहर बनाई और चिल्लाया, आंतरिक दरबार के छात्रों, अपनी जगह ले लो। दिव्य बिजली आर्मागेडन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आंतरिक न्यायालय के कई छात्रों ने तुरंत मुहरें बना लीं। एक पल में बादलों को चीरते हुए बिजली के कई बोल्ट आसमान से बरसने लगे। बिजली की एक एक चमक ने कम से कम कुछ 100 राक्षस जानवरों को नष्ट कर दिया। उनके पास अत्यंत चौंकाने वाली शक्ति थी। हालांकि उन छात्रों के चेहरे पीले पड़ने में अधिक समय नहीं लगा। डॉट 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 शहर की दीवारों के बाहर यांग ये ने तुरंत युवयंग के साथ युद्ध में प्रवेश किया। किसी भी राक्षस जानवर ने उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, और कोई राक्षस जानवर ऐसा कर भी नहीं सका। टकराना। यांग ये और युवयंग के अलग होते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर तेजी से आसपास के वातावरण में फैल गई। कुछ राक्षस जानवर जो समय रहते बच नहीं पाए, वे तुरंत ही इसके द्वारा नष्ट हो गए। अनगिनत राक्षस जानवरों ने यह दृश्य देखकर यांग ये और युवयंग के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, और वे एक तरफ हट गए और अपनी लड़ाई के लिए एक विशाल स्थान बनाया। युवयंग ने यांग ये की ओर चलते हुए एक खंजर अपने हाथ में पकड़ रखा था। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो सम्राट क्षेत्र में रहते हुए इतने लंबे समय तक मेरे खिलाफ जीवित रह पाई हो। कहने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत मजबूत हो। अगर तुम भविष्य में अर्धसंध क्षेत्र का उच्च पद प्राप्त करती हो, तो शायद हम दोनों एक दूसरे से वास्तव में लड़ सकें, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवयंग मौके पर ही गायब हो गई। उसी समय यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने हरक्यूलियन तलवार उठाई। झनकार। धातु के टकराने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। यांग ये को बार बार पीछे की ओर धकेला गया, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। अगले ही क्षण यांग ये तेजी से घूमा और हरक्यूलियन तलवार क्षैतिज रूप से आगे बढ़ी। झनकार। एक जोरदार धमाका हुआ और यांग यी जिस दिशा में पीछे की ओर बढ़ा, वह बदल गई। अगर कोई और यहां होता, तो वह देख पाता कि यांग ये के आगे या पीछे कोई नहीं है। यांग ये हवा से लड़ रहा था, और यह एक बेहद विचित्र दृश्य था। ठीक इसी तरह यह लड़ाई करीब 15 मिनट तक जारी रही। इस दौरान यांग ये पूरी तरह से दबा हुआ था। न केवल वह वापस लड़ने में असमर्थ था, बल्कि उसके शरीर पर कई दर्जन चोटें भी थीं। टकराना। यांग ये के भीतर से तलवार की एक धार निकली, और उसके और युवयंग के बीच लड़ाई तुरंत बंद हो गई। युवयंग अचानक यांग ये से 30 मीटर दूर खड़ी थी। उसने यांग ये को देखा और उदासीनता से बोली, तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा वाकई बहुत भयानक है। हालांकि अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है, तो अब से 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। यांग ये ने अपनी परछाई की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि अब तुम बिना किसी निशान के क्यों आ जा सकती हो। तो यह मेरी परछाई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारा कानून परछाई से संबंधित होना चाहिए। नहीं, यह रात से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी लड़ाई के दौरान जब तुम पर कोई रोशनी नहीं पड़ती थी, तो तुम्हारी ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ जाती थी। अंधेरे के नियम। युवयंग फिर से यांग यी की ओर चली गई और कहा, बिना रोशनी वाला कोई भी स्थान मेरा क्षेत्र है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवयंग की आकृति उसी समय गायब हो गई। इस बार यांग ये ने पहले से ही सावधानी बरती थी, इसलिए उसकी नज़र उस समय अपनी परछाई पर पड़ी जब वह गायब हो गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी परछाई वास्तव में एक महिला में बदल गई। वह महिला युवयंग थी। यांग ये की आकृति चमकी और तुरंत ही गायब हो गई। हालांकि युवयंग अभी भी भूत की तरह उसके पीछे थी। यांग ये ने उससे लड़ना जारी रखने का विकल्प नहीं चुना। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो दूर की ओर चली गई, और यांग ये और युवयंग दोनों को गायब होने में बस एक पल लगा। भेड़ियों की सेना से बाहर निकलते ही यांग ये रुक गया। इस समय रात हो चुकी थी और उसके चारों ओर घना जंगल था। चांदनी भी उस क्षेत्र को रोशन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके चारों ओर घना अंधेरा था। युवयंग ने फिर से हमला नहीं किया, और वह यांग ये से बहुत दूर नहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे जब उसने कहा, यहां रोशनी का एक भी निशान नहीं है। मेरी ताकत यहां बहुत ज्यादा होगी, और यहां तक कि तुम्हारी तलवार की नीयत भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं वाकई जानना चाहती हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट फैल गई जब उसने कहा, क्योंकि मैं बिना किसी चिंता के अपनी ताकत केवल ऐसी जगह पर ही प्रकट कर पाऊंगा। ओह, युवयंग की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने कहा, मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि वह कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसने तुम्हें इतना आत्मविश्वास और साहस दिया है। तुम मुझे यह क्यों नहीं दिखाती। ठीक है। यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर अचानक आसपास की हर चीज शांत हो गई। दूर से भेड़िए की चीखें गायब हो गई थीं, आसपास का शोरगुल भी गायब हो गया था, यहां तक कि हवा की सीटी भी गायब हो गई थी। वहां मौत जैसा सन्नाटा था। डोमेन। युवयंग की रुक रुक कर आती आवाज अचानक अंधेरे में उभरी, और उसकी आवाज पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें विस्मय था,
कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया और वे दोनों अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। अनुभव करना। यांग यी के कपड़े अचानक फट गए और उसके शरीर से खून की अनगिनत धारें बहने लगीं और तुरंत ही वह खून से ढक गया। तलवार का क्षेत्र, गति के नियम। युवयंग ने यांग ये को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भर गया। उसकी आंखों का रंग फीका पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसकी आंखों में कोई रंग नहीं बचा। उसी समय उसके गले से खून की एक धार निकली। मैंने अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका है। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दरअसल जब युवयंग मर चुका था तब उसने अभी अभी उसे लगभग मार ही डाला था। हाँ, उसने तलवार के क्षेत्र और गति के नियमों का सामना करते हुए भी उसे लगभग मार ही डाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अंधेरे के नियम वास्तव में इतने भयानक होंगे कि वह उसके तलवार के क्षेत्र से मुक्त होने में लगभग सक्षम हो जाएगी। उस पल उसने वास्तव में अनुभव किया कि अंधकार के नियम कितने भयानक थे। रात का पूरा अंधकार एक भयानक शक्ति में बदल गया था और वह शक्ति बस सर्वव्यापी थी। अगर उसके पास इसे दबाने के लिए तलवार का क्षेत्र नहीं होता तो वह भी उस शक्ति द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। भले ही उसके पास इसे दबाने के लिए तलवार डोमेन था, फिर भी उसे भारी चोटें आईं। इसके अलावा अगर वह सिर्फ तलवार के क्षेत्र पर निर्भर होता और उसके पास गति के नियम नहीं होते तो वह निश्चित रूप से मर जाता, क्योंकि उसके अंधेरे के नियमों की ताकत उसके तलवार के क्षेत्र की सहनशक्ति से ज्यादा थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि तलवार का क्षेत्र उसके अंधेरे के नियमों से कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी साधना उससे कहीं ज्यादा कमजोर थी। उसका तलवार का क्षेत्र उसके अंधेरे के नियमों को दबाने में सक्षम नहीं होने का मुख्य कारण उनकी साधना के क्षेत्रों के बीच का अंतर था। वह सम्राट क्षेत्र में निम्न पद पर था, जबकि वह उच्च पद की अर्धसंत थी। बेशक यह कोई बहाना नहीं था। यदि उसने पहले ही उसे गंभीरता से लिया होता और उससे लड़ने के लिए ऐसा असुविधाजनक स्थान नहीं चुना होता तो शायद वह घायल हो जाता, लेकिन उसकी जान लगभग नहीं जाती। सीधे शब्दों में कहें तो उसने मौत को थोड़ा आमंत्रित किया था। सौभाग्य से इसने उसे कुछ समझने की अनुमति दी। वह अजेय नहीं था, भले ही उसके पास तलवार का क्षेत्र और कानूनों की ऊर्जा हो। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसकी साधना अभी भी बहुत कम है। शायद उसकी कम साधना ने कुछ साधारण उच्च श्रेणी के अर्ध संतों का सामना करने पर परिणाम को प्रभावित नहीं किया, लेकिन जब वह युवयंग जैसे सच्चे विशेषज्ञों का सामना करेगा तो उनकी साधनाओं के बीच का अंतर स्पष्ट होगा। यांग ये ने गहरी सांस लेने में बहुत समय बिताया और फिर वह उसकी लाश के पास गया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसने उसकी लाश को प्राचीन म्यान में रख दिया, लेकिन तुरंत शहर वापस नहीं लौटा। उसने पहले पैर मोड़कर बैठना और आराम करना चुना। वह बैंगनी मिंग की क्षमता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही वह सफेद भेड़िए का मुकाबला न कर पाती, लेकिन अगर वह भागने का फैसला करती तो सफेद भेड़िए जैसे 10 विशेषज्ञ भी उसे पकड़ नहीं पाते। 2 घंटे बाद यांग यी की चोटें उसकी बैंगनी गहन ऊर्जा के प्रभाव में लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी लगातार चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को निकालता और उन्हें अवशोषित करता रहा, क्योंकि वह आगे बढ़ने की कगार पर था। वह अंततः समझ गया था कि अभी अभी उस युद्ध का अनुभव करने के बाद उसकी साधना कितनी महत्वपूर्ण थी। कम से कम उसकी साधना के साथ साथ उसके तलवार क्षेत्र की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर वह अभी अर्धसंत होता तो वह उसके तलवार क्षेत्र को कुछ भी नहीं कर पाती, भले ही उसके अंधकार के नियम पहले से 2 गुना अधिक मजबूत क्यों न होते। उसे अपनी खेती में सुधार करना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब उसने अपने पास मौजूद सभी चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को लगभग समाप्त कर दिया तो यांग यी के भीतर से एक भव्य आभा निकली और इसने उसके चारों ओर की हर चीज को नष्ट कर दिया। यांग ये खड़ा हुआ और गंदी सांस छोड़ी। अब वह सम्राट राज्य के मध्य स्तर पर था। वास्तव में साधना का क्षेत्र व्यक्ति की शक्ति का आधार होता है। यदि किसी के पास पर्याप्त साधना नहीं है तो वह बेकार होगा, भले ही उस व्यक्ति के पास डोमेन, कानूनों की ऊर्जा या दिव्य रैंक तकनीकें हों। आखिरकार इन सभी चीजों का उपयोग करने के लिए एक निश्चित साधना क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक बार जब मैं यहाँ के मामलों से निपट लूं तो मुझे बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश करना चाहिए और सम्राट क्षेत्र के उच्च पद पर आगे बढ़ना चाहिए। यांग ये ने अपने दिल में फैसला किया। काले वस्त्र वाली महिला की ताकत बिल्कुल भयानक थी, लेकिन फिर भी वह लू कियानक्सियाओ से कमतर थी। इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि लू कियानक्सियाओ की ताकत कितनी भयानक थी। अगर उसने जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार नहीं किया तो वह लू कियानक्सियाओ से कैसे लड़ेगा। यांग यी की राय में चूंकि स्काई डिवाइन हॉल ने एन नानजिंग को लो कियानक्सियाओ से शादी करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए स्काई डिवाइन हॉल उसका दुश्मन था। इसके अलावा उसने अब तक स्काई डिवाइन हॉल के बहुत से सदस्यों को मार डाला था और उसने लू कियानशियाओ की पत्नी को भी मार डाला था। इसलिए स्काई डिवाइन हॉल निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। जहां तक है कि कौन किसको मारेगा, यह तो उनकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। अचानक यांग यी के दिल की गहराई में एक अवर्णनीय भय की भावना प्रकट हुई और उसने तुरंत अपने दिल से तेज दर्द महसूस किया।
उसे बस ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर ब्लेड से वार किया गया हो। सीए यांग यी भयभीत हो गया और उसने तुरंत गति के नियमों का उपयोग करते हुए शहर की ओर दौड़ लगा दी। एक सांस के 100वें हिस्से से भी कम समय में यांग यी की आकृति शहर के नीचे थी और उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं। बादलों के महासागर शहर के ऊपर आकाश में बैंगनी मिंक का विशाल शरीर काले रंग की जंजीरों से बंधा हुआ था, जो बाल्टियों की तरह मोटी थी, और जंजीर के दूसरे छोर पर एक पीले वस्त्र पहने युवक खड़ा था। इस बीच सफेद भेड़िया बैंगनी मिंक पर अपने पंजे पागलों की तरह घुमा रहा था, जबकि बैंगनी मिंक के शरीर पर अनगिनत रक्त लाल घाव थे। यहां तक कि बैंगनी मिंक का फर भी पूरी तरह से रक्त लाल हो गया था। इसके अलावा बैंगनी मिंक का एक पंख भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। जानवर, तुम आत्मसमर्पण करोगे या नहीं? पीले वस्त्र पहने युवक ने लोहे की जंजीर उठाई और उसे नीचे की ओर घुमाया, जिससे बैंगनी मिंक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और एक दुखद चीख निकली। जहां तक सफेद भेड़िए का सवाल है, उसने मौके का फायदा उठाया और छलांग लगाकर बैंगनी मिंक पर अपना पंजा मार दिया। अनुभव करना। बैंगनी मिंक से तुरंत ही खून की एक धार फूट पड़ी और उसने एक और दयनीय चीख निकाली। पीले वस्त्र पहने युवक के मुंह के कोनों पर एक उग्रता उभरी और वह फिर से हमला करने ही वाला था। लेकिन अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई और युवक थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने देखा भी नहीं था कि वह आकृति उसके सामने कैसे प्रकट हुई थी। यह आकृति स्वाभाविक रूप से यांग ये थी। युवक अभी कुछ बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अचानक अपना पैर उठाया और युवक के पैरों के बीच में लात मार दी। इसके अलावा जब उसने लात मारी तो उसने गति के नियमों का इस्तेमाल किया था, इसलिए युवक प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था, इससे पहले कि यांग ये के पैर ने उसके अंडकोशों को चीर दिया। नहीं, युवक का पूरा चेहरा मुड़ गया और विकृत हो गया, क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। आओ! इस बीच सफेद भेड़िया अचानक चिल्लाया और बैंगनी मिंक को मारना जारी रखने वाला था। हालांकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। इस समय यांग ये की आंखें लाल हो गई थी, जबकि उसके भीतर से खतरनाक ऊर्जा के रक्त लाल धागे लगातार बाहर निकल रहे थे। सफेद भेड़िया वास्तव में ऐसी खतरनाक ऊर्जा का सामना करने पर एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और हरक्यूलियन तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई। उसके बाद वह तुरंत सफेद भेड़िए के ऊपर आ गया, जबकि हरक्यूलियन तलवार सफेद भेड़िए के सिर पर टूट पड़ी। टकराना। सफेद भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और दर्द की चीखें गूंज उठीं। वह फिर से खड़ा होने ही वाला था कि यांग ये की तलवार एक बार फिर उस पर टूट पड़ी। बैंग बैंग बैंग। यहां सभी राक्षस जानवरों ने देखा कि सफेद भेड़िया लगातार जमीन पर दुखी होकर चिल्ला रहा था। जहां तक यांग ये की बात है, वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए, क्योंकि वह वाकई बहुत तेज था। वह इतना तेज था कि तुलनात्मक रूप से कमजोर ताकत वाले लोग उसकी परछाई भी नहीं देख पाए। अन्य राक्षस जानवरों को अपने सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे यांग ये पर हमला कर दिए। भाड़ में जाओ। एक आवाज जो असीम खतरनाक ऊर्जा और मारने के इरादे से भरी हुई थी, और उसके बाद तलवार की ऊर्जा की एक चमकदार किरण आई। तलवार की ऊर्जा एक अर्धचंद्र की तरह फैली और इसके रास्ते में आने वाले हजारों राक्षस जानवरों को तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया गया। किसी अज्ञात कारण से तलवार की ऊर्जा वास्तव में कुछ हजार राक्षस जानवरों का वध करने के बाद भी नहीं फैली, और यह तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि यह सभी की दृष्टि के क्षेत्र से परे नहीं हो गई। तलवार ऊर्जा के मार्ग के पीछे जमीन पर लाशों की एक लंबी कतार थी और उनकी संख्या हजारों में थी। इस समय एक भी राक्षस जानवर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चूंकि किसी ने भी दोबारा आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, इसलिए विस्फोट फिर से गूंजने लगे। इस बार सफेद भेड़िया अब और चीख नहीं पा रहा था, लेकिन वह मरा भी नहीं था। हालांकि उसकी एक एक हड्डी को हथौड़े से कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। यह उसकी ताकत है। शांग किंग और अन्य लोग यांग ये की हरकतों से चौंक गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये की ताकत इतनी भयानक होगी। आखिरकार उसने एक उच्च पद के अर्धसंत को पूरी तरह से कुचल दिया था। उन्होंने पहले देखा था कि वह उच्च पद का अर्धसंत सफेद भेड़िया कितना भयानक था, और यह भयानक से भी परे था। हालांकि वह यांग यी के सामने एक असहाय भेड़ की तरह था और वह वापस लड़ भी नहीं सकता था। शांग किंग ने शहर की दीवारों के बाहर के दृश्य को बहुत देर तक देखा, फिर वह धीरे से बोली, कानूनों की ऊर्जा। इसलिए उसने गति के नियमों को समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं। काफी समय बीतने के बाद उसने अपनी नजरें हटाईं और फिर उसने यू वुशुंग को देखा। क्या तुम उससे कह सकते हो कि वह उस सफेद भेड़िए को जिंदा रखे? वह विल्किन वुल्फ डेमन किंग का बेटा है। अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो मैं। यू वुशुंग ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? शांग किंग की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी आपस में दब गईं जब उसने कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यू वुशुंग ने हिंसक मिंक को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस जानवर वास्तव में उसके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? वह अपना दिमाग खोने की कगार पर है। तुम्हें शायद इसका एहसास न हो, लेकिन क्योंकि द ऑर्डर ने फैन कबीले की उन दो बहनों को पकड़ लिया था,
इसलिए वह इतना क्रोधित था कि वह सीधे दाओ ऑर्डर के पास गया और उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया। इस बार यह उस दिन की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। वह अब वास्तव में क्रोधित है। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि अगर वह भी संत होता तो वह निश्चित रूप से पर्वत श्रृंखला पर हर एक भेड़िए का वध कर देता। उसने यांग ये की जांच की है और वह उसके गुस्से के बारे में काफी कुछ जानती थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने दिल के अनुसार काम करता था और थोड़ी सी भी नाराजगी उसे मौत के देवता में बदल देती थी, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देता था। ऐसा चरित्र स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे भयानक था, खासकर जब यांग ये के पास एक निश्चित स्तर की ताकत थी। शांग किंग चुप हो गई। वह जानती थी कि यू बुशुंग सही था। वह यांग ये को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन वह उसके गुस्से को थोड़ा समझती थी। उसे लगा कि वह पागल है, बिल्कुल पागल। खास तौर पर जब वह गुस्से में होता था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह अभी वाकई गुस्से में है। शांग किंग ने यांग ये की तरफ देखा और धीरे से आह भरी, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक देखी जा सकती थी। यांग ये की ताकत और क्षमता बिल्कुल निर्विवाद थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसका चरित्र एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि एक बार जब वह क्रोधित हो जाता था तो वह परिणामों की पूरी तरह से उपेक्षा करता था। आखिरकार जो लोग बहुत आवेगी होते हैं वे आमतौर पर सबसे पहले मर जाते हैं, इसलिए ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति आमतौर पर लंबे समय तक जीवित नहीं रहता है। शहर की दीवारों के बाहर सफेद भेड़िया अपने सामान्य आकार में वापस आ गया था और वह कमजोर होकर जमीन पर पड़ा हुआ मरने के कगार पर था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। इस दौरान अनगिनत राक्षस जानवरों ने सफेद भेड़िए पर हमला करके उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को बिना किसी अपवाद के नष्ट कर दिया गया, इससे पहले कि वे सफेद भेड़िए के करीब पहुंच पाते। इसके अलावा इसमें कुछ अर्धसंत क्षेत्र के राक्षस जानवर भी शामिल थे। यहाँ लाखों राक्षस जानवर थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आगे बढ़ना मौत के बराबर था। पीले वस्त्र पहने वह आदमी अभी भी जमीन पर लगातार चिल्ला रहा था और उसकी टांगों के बीच का क्षेत्र अब पूरी तरह से लाल हो गया था। ममम। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। जैसे ही वह आवाज गूंजी, यहाँ मौजूद हर किसी की नजरें तुरंत यांगे पर टिक गईं। इस समय यांगे सफेद भेड़िए के सिर पर खड़ा था, जबकि उसने अपने दोनों हाथों से सफेद भेड़िए के सिर के ऊपर एक बड़ी तलवार उठाई और वह सफेद भेड़िए की ओर उतरने ही वाली थी। यह केवल राक्षस जानवर ही नहीं थे जो यांगे को देखकर भयभीत हो गए थे और पीछे की ओर चले गए थे, यहाँ तक यू बुशुंग और शहर की दीवारों पर मौजूद अन्य लोग भी यांगे के वर्तमान रूप से हैरान थे। इस समय यांगे के पूरे शरीर से एक अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। लाल चमक बेहद चमकदार और खूबसूरत थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अपने दुश्मनों को निगलने के लिए तैयार है। इसके अलावा यांगे की आंखें खून के तालाब की तरह लाल थीं। यह एक बेहद भयानक दृश्य था। इसके अलावा उसकी आस्तीनें टूटकर बिखर गई थीं, तथा उसकी भुजाओं पर दरारें पड़ गई थीं, जिससे मकड़ी के जाले बन गए थे, तथा उन दरारों से लगातार खून रिस रहा था। यांगे ने हरक्यूलियन तलवार को एक तरफ फेंक दिया और फिर मुड़कर बैंगनी मिंक के पास चली गई। बैंगनी मिंक अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी, लेकिन भले ही वह अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी, लेकिन काली जंजीरें अभी भी उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। यांगे ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, जबकि उसकी नज़र थोड़ी खाली लग रही थी, और उसने अपने हाथ काली जंजीरों पर रख दिए। जब उसे छुआ तो गर्मी की एक लहर ने तुरंत उसके हाथों को ढक लिया और उसकी हथेलियां तुरंत जल गईं। हालांकि उसने उसे जाने नहीं दिया और उसने धीरे से खींचा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी काली जंजीरें बरकरार रहीं। यह एक उच्च श्रेणी की सेंट रैंक सोल शैकल चेन है। आप इसे नहीं तोड़ सकते। आप इसे नहीं तोड़ सकते। हा हा हा। आप चाहे जो भी हों, आप मर चुके हैं। मेरा बड़ा भाई लू क़ियानशियाओ आपको मार देगा, वह आपको मार देगा। आप मर चुके हैं। हा हा हा। पीले रंग के लबादे वाले व्यक्ति ने यांगे को गुस्से से देखा, जबकि वह जमीन पर लेटा हुआ था और वह बेतहाशा हंसा। हालांकि जब वह हंस रहा था तो उसका चेहरा दर्द से ढका हुआ था। यांगे ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस अपनी ताकत लगाना जारी रखा। काली जंजीरों को धीरे धीरे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही सांसों में पूरी काली जंजीर गायब हो गई। कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? तुम? पीले वस्त्र पहने आदमी ने अविश्वास से यांगे को देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर तेज दर्द दिखाई दिया। उसके बाद उसका शरीर 1 किलोमीटर पीछे चला गया। काली जंजीरों के गायब होने के बाद यांगे के हाथ और शरीर कांपने लगे, क्योंकि बैंगनी मिंक का कमजोर और नाजुक शरीर चोटों से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से चोटों से ढकी हुई थी और उनके बीच एक भी जगह नहीं थी। बैंगनी मिंक का बैंगनी फर अभी खून से लाल था और खून अभी भी लगातार बह रहा था। यांगे ने धीरे से अपने हाथ उसके शरीर पर रखे, लेकिन उसका शरीर तुरंत कांप उठा, जिससे यांगे ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए।
जैसे ही उसने उसकी वर्तमान स्थिति को देखा, यांग ये की आंखों से आंसू की दो धाराएं बह निकलीं और आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। अंत में यांग ये वास्तव में एक बच्चे की तरह जोर से रोने लगी। अध्याय 913 रक्त का सागर। शहर की दीवारों पर खड़े सभी लोग दंग रह गए जब उन्होंने यांग ये को रोते हुए देखा। जाहिर है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये जैसा क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में रोएगा। इसके अलावा यह एक राक्षस जानवर की वजह से था। जहां तक सवाल था, यांग ये निश्चित रूप से एक ऐसा आदमी था जिसका खून तो बहेगा लेकिन आंसू कभी नहीं बहेंगे। यांग ये अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार रोया था। पहली बार जब उसकी मां मरी थी और दूसरी बार आज ही। बैंगनी मिंक के लिए उसकी भावनाओं को शब्दों में बयां करना असंभव था। यह कहा जा सकता है कि अगर उसके और बैंगनी मिंक के बीच किसी को मरना पड़े तो वह खुद को चुनने में संकोच नहीं करेगा। उसने बैंगनी मिंक के जीवन को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा। हालांकि बैंगनी मिंक को उसकी आंखों के सामने ही इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, मानो उसने यांगे की सिसकियां सुनी हो। बैंगनी मिंक ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जब उसने यांगे का चेहरा आंसुओं से लथपथ देखा तो उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभरी। वह अपना छोटा पंजा उठाकर यांगे को छूना चाहती थी, लेकिन वह उसे किसी भी तरह से नहीं उठा सकती थी। वह अपनी आंखों में दर्द लिए बस उसे देख सकती थी और फिर यांगे की तरह ही उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। यांगे ने अपने चेहरे पर आंसू पोंछे और हल्के से बैंगनी मिंक पर अपने हाथ रखे, इससे पहले कि उसके भीतर की बैंगनी ऊर्जा बाहर निकलकर बैंगनी मिंक में प्रवाहित हो जाए। उसने धीरे से कहा, मत डरो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी अकेले लड़ने नहीं दूंगा, कभी नहीं। बैंगनी ऊर्जा के प्रभाव से बैंगनी मिंक के शरीर की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। आओ! इस बीच आसमान में एक चीख गूंजी। यह एक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और आसपास का वातावरण कांप उठा। यांग ये, जल्दी से यहाँ वापस आओ। यह वेल्किन वुल्फ डेमन किंग का हमला करने का आदेश है। शांग किंग ने जल्दी से चिंतित स्वर में चिल्लाया। उसने अपनी चिंता की स्थिति में उसका असली नाम भी चिल्लाया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भेड़ियों की सेना ने अपने सिर उठाए और एक स्वर में चिल्लाने लगी, और फिर वे सभी पागलों की तरह यांग यी की दिशा में दौड़ पड़े। यांग ये ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे धीरे खड़ा हो गया, फिर उसने अपनी शर्ट खोली और उसे अपनी शर्ट की तहों के नीचे रख दिया। उसके बाद उसकी आकृति पीले रंग के लबादे वाले आदमी और सफेद भेड़िए पर चमक उठी जो मरने की कगार पर था। उसने पीले रंग के लुटे हुए आदमी के बाल और सफेद भेड़िए के फर को पकड़ लिया और फिर शहर के द्वार की ओर भागा, और फिर उसने तलवार की ऊर्जा की 8 लड़ियां उड़ाईं और उन्हें तुरंत दीवार पर ठोंक दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरा बड़ा भाई तुम्हें मार डालेगा। वह तुम्हें मार डालेगा। पीले वस्त्र पहने आदमी ने क्रोध से पागलों की तरह दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज में असीम दर्द था क्योंकि उसके पैरों के बीच का क्षेत्र अभी भी खून बह रहा था। सफेद भेड़िया दुख से लगातार चिल्ला रहा था। इस समय उसकी आंखों में कोई क्रूरता या क्रूरता नहीं थी, बल्कि वहां केवल भय और आतंक था। ये यांग, अब शहर में आ जाओ। शांग किंग के आदेश के तहत शहर के फाटकों के बीच एक छोटा सा अंतर खोल दिया गया था। हालांकि यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस हरक्यूलिस तलवार को एक तरफ रख दिया और फिर उस सेना की ओर चलना शुरू कर दिया जो उसकी दिशा में हमला कर रही थी। ये यांग, जल्दी से वापस आ जाओ। शहर की दीवारों पर मौजूद अन्य लोगों के हाव भाव इस दृश्य को देखकर एकदम बदल गए। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि यांग ये की ताकत बेहद भयानक थी। लेकिन चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए कुछ मिलियन भेड़ियों की सेना का विरोध करना असंभव था। या यह कहा जाना चाहिए कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के अलावा कोई भी अपने दम पर कुछ मिलियन की सेना से नहीं लड़ सकता था। इसके अलावा सेना में अनगिनत सम्राट और अर्ध संत भी थे। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ता रहा। उसे आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि आक्रमणकारी सेना द्वारा बनाई गई भव्य आभा ने उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी थी। वह आभा कितनी भयानक थी! अगर उसे तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा से सुरक्षा न मिलती, तो शायद वह आभा से कुचला जा सकता था। जब भेड़ियों ने यांग ये को अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखों में डर और आतंक के भाव थे। हालांकि वे अपने राजा से ज्यादा डरते थे, इसलिए भले ही वे यांग ये से डरते थे, लेकिन वे रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक क्रूर और क्रूर नजर भी थी। यांग ये वहीं रुक गया, जबकि उसके हाथ में एक दाओ रैंक की तलवार आ गई और उसकी गहन ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल पड़ी। कुछ ही समय में सेना उनसे मात्र 30 मीटर की दूरी पर थी। अचानक यांग ये से क्रूरता की एक किरण निकली और फिर उसका आकार प्रकाश की किरण में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ गई। हमले के मोर्चे पर मौजूद भेड़िए तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए जबकि यांग ये भेड़ियों के सागर में तुरंत डूब गया। हालांकि प्रकाश की किरणें लगातार हाथ से चमक रही थीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण ने कुछ 100 भेड़ियों की जान ले ली।
यांग ये ने यह नहीं देखा कि अभी सिर्फ उसकी आंखें ही लाल नहीं थीं, बल्कि उसके बाल भी लाल होने लगे थे। उसी समय बहुत पहले उसके माथे पर जमी हुई खून की मोती एक बार फिर से प्रकट हो गई थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, मरे हुए भेड़ियों से निकला खून और खतरनाक ऊर्जा तुरंत उसमें समा गई। इसके अलावा यांग ये की तलवार की मंशा बदलने लगी थी। अतीत में उसकी तलवार की मंशा वध तलवार की मंशा थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर तक पहुंची, उसमें वध की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। इस तथ्य के साथ कि उसने अपनी तलवार की मंशा के उस हिस्से को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर हत्या नहीं की थी। इसलिए सख्ती से कहें तो उसकी तलवार की मंशा को अब बहुत लंबे समय तक असली वध तलवार की मंशा नहीं माना जा सकता। लेकिन इस समय उसकी तलवार की मंशा में वध से संबंधित हिस्सा जीवंत हो उठा था और वह पागल गति से मजबूत हो रहा था। तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा अंतरिक्ष में विलीन हो सकती है और बिना आवाज किए आगे बढ़ सकती है। तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक के वध इरादे के बारे में क्या? अगर वध तलवार इरादे को उसके घटकों में अलग कर दिया जाए, तो यह वास्तव में तलवार का इरादा और वध इरादा था। हालांकि यांग ये ने उन्हें अतीत में जोड़ दिया था। चूंकि उन्हें जोड़ा जा सकता था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अलग किया जा सकता था। इस समय यांग ये ने उन्हें अलग कर दिया था। दरअसल यह उसकी तलवार की मंशा थी जिसने उसके वध की मंशा से अलग होने की पहल की थी। आखिरकार यह अर्ध शून्य रैंक तलवार की मंशा थी। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक राक्षस जानवरों को मारता गया और इस तथ्य के साथ कि उसका मन वध और हत्या के पागल इरादे से भरा हुआ था, यांग ये के भीतर वध का इरादा धीरे धीरे और अधिक भयानक होता गया। इसे स्वर्ग रैंक के दूसरे स्तर तक बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और यह अभी भी मजबूत होता जा रहा था। वध करने का इरादा तलवार चलाने के इरादे से अलग था। तलवार चलाने का इरादा ज्यादातर समझ और मानसिक स्थिति में सुधार पर निर्भर करता था ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। हालांकि वध करने के इरादे को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह था वध करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी तलवार उठाए और एक के बाद एक लोगों को तब तक मारे जब तक कि लाखों या 10 मिलियन से अधिक लोग मारे न जाएं, तब भले ही उस व्यक्ति को वध की मंशा समझ में न आए, लेकिन उस व्यक्ति की आभा उस व्यक्ति से बिल्कुल भी कम नहीं होगी जिसने वास्तव में वध की मंशा समझी हो। इस समय तो कत्लेआम मच गया। यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और तलवार की ऊर्जा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में चमक रही थी। गति के नियमों और उनके तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार इरादे और दूसरे स्तर के स्वर्ग रैंक वध इरादे के दमनकारी प्रभावों के साथ एक भी राक्षस जानवर यांग ये को रोक नहीं सका। 15 मिनट से भी कम समय में यांग ये ने लगभग 200,000 राक्षस जानवरों को मार गिराया था। बेशक भेड़ियों की सेना की तुलना में इतनी बड़ी संख्या कुछ भी नहीं थी। हालांकि यह अनगिनत राक्षस जानवरों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यांग ये के करीब आने वाला कोई भी राक्षस जानवर एक पल में मारा जा सकता था, और यहां तक कि अर्धसंत भी अपवाद नहीं थे। उनके शरीर मानव विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे, लेकिन वे यांग ये की तलवार को रोकने में असमर्थ थे। शहर की दीवार पर खड़े अन्य लोग इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में अकेले ही उस हाथ पर हमला करके उसे मार डालेगा। आखिरकार वह केवल सम्राट क्षेत्र में ही था। इस समय मोनाक दायरे में कई आंतरिक दरबार के छात्रों और साधकों को बस दीवार से अपना सिर टकराकर मर जाने का आवेग था। आखिरकार वे सभी मोनाक दायरे में थे, लेकिन उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। इस दौरान सेना के कुछ उच्च पदस्थ अर्ध संतों ने खुद को संयमित नहीं किया और यांग ये के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा किया। हालांकि अकादमी की तरफ से उच्च पदस्थ अर्ध संतों ने उन्हें रोक दिया। तो यांग ये अभी भी पागलों की तरह कत्लेआम कर रहा था। जैसे जैसे यांग ये धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारता गया, उसके बाल पूरी तरह से लाल हो गए थे, और तलवार की मंशा और वध की मंशा जो उसने प्रकट की थी, कभी कभी अलग अलग और कभी कभी एक साथ मिल जाती थी, क्योंकि वे उसके सामने भेड़ियों की सेना को दबाते थे। भेड़ियों की सेना वास्तव में उसके वध की मंशा और तलवार की मंशा के दोहरे दमन के सामने लड़ने में असमर्थ थी। बहुत से भेड़ियों को यांग ये के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे यांग ये का सामना करने के बजाय शहर की दीवारों पर तोपों और संरचनाओं का सामना करना पसंद करते थे, क्योंकि यांग ये इस समय वध के देवता की तरह था। यांग ये की आंखें अभी बंद थीं और केवल उसकी तलवार ही बिना रुके घूम रही थी। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, और वह था अपने सामने मौजूद हर चीज को मार डालना और नष्ट कर देना। टकराना। लगभग 100,000 राक्षस जानवरों का वध करने के बाद यांग ये के भीतर से अचानक एक भयानक लाल रोशनी की किरण फूट पड़ी। जैसे ही लाल रोशनी दिखाई दी, यांग ये के आसपास लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र वास्तव में पूरी तरह से रक्त लाल हो गया। 3 स्तर स्वर्ग रैंक वध इरादा। एक बार जब वध की मंशा अंतरिक्ष में विलीन हो गई, तो यह तलवार की मंशा की तरह ध्वनिहीन नहीं थी, और इसकी अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। यांग ये के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रक्त और कत्लेआम की एक राक्षसी आभा छा गई, और उस आभा के कारण आसपास के कई राक्षस जानवर जमीन पर लेट गए। आओ! अचानक आसमान से चीख गूंजी।
जैसे ही यह गूंजा, शहर पर हमला करने वाले भेड़िए तुरंत रुक गए और फिर वे घटती हुई लहर की तरह पीछे हट गए। खास तौर पर यांग यी के आसपास और उससे पहले के भेड़िए, वे तो बस कुछ और अंक पाने की ही कामना कर रहे थे। सेना ने तेजी से हमला किया और तेजी से पीछे भी हट गई। पूरी सेना को पर्वत श्रृंखला में पीछे हटने में बस एक पल ही लगा। हालांकि यांग ये अभी भी पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था और उन्हें मार रहा था। ठीक इसी तरह वह अकेले ही एक कुंद तलवार लेकर आगे बढ़ा और उसने कुछ लाख भेड़ियों की सेना का पीछा किया। अध्याय 914 उनकी हिम्मत कैसे हुई। जब यांग ये पर्वत श्रृंखला में उनका पीछा करने वाला था, शांग किंग की आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। यांग ये ने उस पर अपनी तलवार घुमाने में भी संकोच नहीं किया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण जो तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा रखती थी, यांग ये की तलवार से निकली और यह तुरंत शांग किंग के सामने आ गई और उसके चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। आखिर वह तलवार की ऊर्जा को कैसे कम आंक सकती थी जो तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा रखती थी। उसकी गहन ऊर्जा तुरंत उसके हाथों में उमड़ पड़ी और उसके हाथ वाकई एक चौंकाने वाले बर्फ के सफेद रंग में बदल गए। ब्रेक। शांग किंग ने यांग ये की तलवार की ऊर्जा पर पंजे से वार किया। प्रभाव के क्षण में एक विस्फोट हुआ और फिर शांग किंग पीछे की ओर उड़ गई। इस बीच यांग ये तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ और वह फिर से अपनी तलवार घुमाने वाला था। शांग किंग भयभीत हो गई और जल्दी से बोली, यांग ये, जल्दी से उठो। मैं भेड़िया नहीं हूं। जाहिर है यांग ये ने उसे अभी एक राक्षस जानवर समझ लिया था। हालांकि यांग ये की तलवार फिर भी उतर आई। शांग किंग को एक बार फिर से झटका लगा और उसके हाथों पर खून के लाल निशान दिखाई दिए। यांग ये की आकृति फिर से शांग किंग की ओर विस्फोटक ढंग से चमकी। लेकिन जब वह एक बार फिर अपनी तलवार घुमाने वाला था तो अचानक उसके सीने से एक धीमी आवाज गूंजी। यांग ये ने जब यह सुना तो वह तुरंत वहीं रुक गया। कुछ क्षण की शांति के बाद यांग ये पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल भेड़ियों की सेना को यह नहीं पता था कि यांग ये पहले ही थकने की कगार पर था। अगर वे सेना में शामिल हो जाते और पहले ही यांग ये पर हमला कर देते तो यांग ये निश्चित रूप से उनका विरोध करने में असमर्थ होता। दुर्भाग्य से वे उससे पूरी तरह से डरे हुए थे। इस तथ्य के साथ कि उनमें से कोई भी यांग ये का विरोध नहीं कर सकता था, उन्होंने उस पर हमला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। यांग ये बेहोश था और उसे नहीं पता था कि इस दिन से उसका एक नया उपनाम होगा और वह था मृत्यु का देवता। मृत्यु के देवता, ये यांग। वह सिर्फ एक ही लड़ाई से प्रसिद्धि तक पहुंच गया था। बेशक यह यांग ही के लिए बेकार था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शांग किंग ने राहत की सांस ली जब उसने यांग ये को जमीन पर गिरते देखा। यांग ये की ताकत बेहद भयानक थी और इस तथ्य के साथ कि वह वध करने के इरादे से पागल हो गया था, यहां तक अगर यांग ये बेहोश नहीं होता तो वह भागने के लिए तैयार थी। क्योंकि एक बार यांग ये ने कानूनों की ऊर्जा का उपयोग किया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर संत दायरे के नीचे कोई भी ऐसा नहीं था जो तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार के इरादे, तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक वध के इरादे और कानूनों से नहीं डरता था। क्या पागल है, शांग किंग ने धीरे से आह भरी और फिर वह यांग ये की ओर चल पड़ी। हालांकि वह अभी उससे 3 मीटर दूर ही पहुंची थी कि तलवार की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। शांग किंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह पीछे की ओर भाग गई। यह उसकी रक्षा कर रहा है। यह वास्तव में अर्धशून्य रैंक तलवार की मंशा है। शांग किंग की आंखों में एक गंभीर भाव था क्योंकि वह तलवार की मंशा को देख रही थी जिसने यांग ये को घेर लिया था। उसे संदेह था कि यांग ये की तलवार की मंशा सिर्फ स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर नहीं थी जब उसने उसे पहले लड़ते देखा था। क्योंकि कई मौकों पर और खासकर जब यांग ये ने हाफ सेंट्स को मारा था तो उसकी तलवार की मंशा अचानक बेहद भयानक हो जाती थी। इसके अलावा यह वास्तव में उन हाफ सेंट्स को मारने के बाद भी वहीं रहेगी। तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार का इरादा आधा संत क्षेत्र के राक्षस जानवरों को मार सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी तितर बितर होने से नहीं बच सकता है और एक आधा संत को मारने के बाद हत्या जारी रख सकता है। इस समय जब उसने यांग ये की तलवार को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो उसे आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। यांग ये की तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर नहीं थी, यह अर्धशून्य रैंक पर थी। शांग किंग बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने शहर की दीवारों के ऊपर खड़े यू वुशुंग की ओर हाथ हिलाया। बाद में यू वुशुंग ने उसके इरादे समझ लिए और उसकी ओर चमका। शांग किंग ने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और इसे आजमाओ। चूंकि उसकी तलवार की मंशा ने उसे स्वतः ही सुरक्षित कर दिया था, इसलिए यह दर्शाता था कि यांग ये ने उसके खिलाफ अपनी रक्षा की थी। वह इसे उड़ा सकती थी क्योंकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसकी ताकत सीमित थी। हालांकि ऐसा करने से यांग ये को निश्चित रूप से नुकसान होगा, इसलिए उसने यू वुशुंग को इसे आजमाने देने का फैसला किया। यू वुशुंग ने यांग ये की तरफ देखा और सिर हिलाया और फिर वह उसके पास चली गई। निश्चित रूप से तलवार के इरादे ने उस पर हमला नहीं किया।
जब यू वुशुंग ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में उस पर भरोसा करता है। यू वुशुंग ने यांग ये को उठाया और फिर उसने सफेद भेड़िए और पीले वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा जो अभी भी दीवार पर ठोंके हुए थे। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? शांग किंगयंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, अभी उन्हें वहीं छोड़ दो। होश में आने के बाद वह खुद ही उनसे निपट लेगा। यू वुशुंग ने सिर हिलाया और फिर वह यांग ये को शहर में ले गई। शांग किंगयंग ने जमीन पर फैली लाशों और खून पर नजर डाली और फिर उसने आसमान की ओर देखा। इस समय आसमान में भोर हो चुकी थी। भेड़िया सेना के पीछे हटने का कारण यांग ही नहीं था, नहीं यह बादलों के महासागर शहर की सुरक्षा थी, बल्कि इसलिए कि भोर हो चुकी थी। दिन ढलने के बाद उनकी ताकत में भारी गिरावट आ सकती थी, इसलिए भेड़िया सेना के लिए दिन के समय शहर पर हमला करना बेहद नुकसानदेह था। यही कारण था कि सेना ने पीछे हटने का फैसला किया था। काफी समय बीतने के बाद शांग किंगयंग ने अपनी नजरें हटा लीं और धीरे से बोली, युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। डॉट 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 बादलों का सागर शहर। एक कमरे के भीतर यांग ये बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी बाहें उसकी छाती के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। उसकी छाती पर खून से लाल रंग के कपड़ों के भीतर बैंगनी मिंक था। इस समय यांग ये की बैंगनी गहन ऊर्जा ने बैंगनी मिंक की बाहरी चोटों में से लगभग 60% को ठीक कर दिया था, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें अभी भी काफी गंभीर थीं। क्योंकि उसने न केवल सफेद भेड़िए के शारीरिक हमलों को झेला था, बल्कि वह पीले वस्त्र वाले आदमी की रहस्यमय काली जंजीरों से बंधी हुई थी। खासकर काली जंजीरों से, उन जंजीरों से उसे जो नुकसान हुआ वह सफेद भेड़िए द्वारा उसे पहुंचाए गए नुकसान से कहीं अधिक गंभीर था। यह कहा जा सकता है कि यदि यांग ये की बैंगनी गहन ऊर्जा न होती तो बैंगनी मिंक निश्चित रूप से समाप्त हो जाता। यांग ये को यह बात पता थी और इसीलिए वह उन्माद में चला गया। यू वुशुंग, यू बुजियाओ और ली किंगई यांग ये के बिस्तर के पास थे। उन तीनों ने बेहोशी की हालत में उसकी देखभाल करने की पहल की थी। आखिरकार महिलाएं दूसरों की देखभाल करने में कहीं ज्यादा कुशल होती हैं। हाओ शुवाइबो और अन्य लोगों के लिए दूसरों की देखभाल करना तो दूर की बात है, वे खुद की भी देखभाल नहीं कर सकते थे। यह आदमी जब गुस्से में होता है तो वाकई पागल हो जाता है। यू बुजियाओ ने यांग ये को देखते हुए धीरे से कहा। वह यांग ये द्वारा राक्षस जानवरों की सेना के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएगी। यू वुशुंग की नज़र बैंगनी रंग के मिंक पर पड़ी जो यांग ये की छाती पर आराम कर रहा था, और बहुत समय बीतने के बाद उसने कहा, उस छोटे से साथी को उसका उल्टा स्केल होना चाहिए। ड्रैगन के उल्टे स्केल को छूने से उसका क्रोध भड़केगा और उसके स्केल को छूने से मौत हो जाएगी। उसके बारे में मेरी समझ के आधार पर यह इसका अंत नहीं है। यू बुजियाओ ने धीमी आवाज में कहा, क्या वह जागने के बाद वास्तव में वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज पर हमला करेगा? यह पूरी तरह से संभव है। ली किंगई ने यांग ये को एक जटिल नजर से देखा और कहा, यह आदमी वास्तव में एक तुच्छ आदमी है और वह बहुत प्रतिशोधी भी है। किसी भी मामले में वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के उन राक्षस जानवरों के लिए केवल आपदा ही इंतजार कर रही है। अगर वह इसी तरह हत्या करता रहा तो वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के संत निश्चित रूप से उसे निशाना बनाएंगे। हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। यू बुजियाओ ने धीमी आवाज में कहा। यांग यी की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। यदि वह पर्वत श्रृंखला की सेनाओं का संहार करना जारी रखता तो वेल्किन वुल्फ पर्वत श्रृंखला के संत निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ पाते। एक बार जब संतों ने उसे निशाना बनाने का फैसला किया तो यह स्पष्ट था कि यह कितना खतरनाक होगा। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? यू वुशुंग ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसके मुंह के कोनों पर कड़वाहट का निशान रह गया। उसकी बात सुनकर यू बुजियाओ और ली क्विंगी चुप हो गए। शायद कोई यांग यी को रोकने के लिए राजी कर सकता था, लेकिन यह वे बिल्कुल नहीं थे। चलो देखते हैं क्या होता है और जैसा हमें चाहिए वैसा करेंगे। यू वुशुंग ने धीरे से आह भरी, जबकि उसकी नजर एक बार फिर यांग ये पर पड़ी। इस समय उसकी हत्या की मंशा अब उसके नियंत्रण में नहीं थी, इसलिए यह उसकी तलवार की मंशा से पूरी तरह दब गई थी। इस प्रकार उसके बाल फिर से सामान्य हो गए थे। जबकि तीसरे स्तर का स्वर्ग रैंक वध इरादा दुर्जेय था, यह वास्तव में उसके अर्धशून्य रैंक तलवार इरादे की तुलना में कमतर था। इसलिए उसका वध इरादा उसकी तलवार के इरादे से कोई मुकाबला नहीं था, जबकि वह इसे जानबूझकर जारी नहीं कर रहा था। यांग ये और बैंगनी मिंक यांग ये के भीतर की बैंगनी ऊर्जा की मदद से तेजी से ठीक हो रहे थे। यांग ये को होश आने में करीब 4 घंटे लग गए। वह केवल थका हुआ था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गया और बैंगनी मिंक से पहले होश में आ गया। जहां तक बैंगनी मिंक का प्रश्न है, वह अभी भी बेहोश थी। क्या तुम ठीक हो? यू वुशुंग और अन्य लोग जल्दी से उसके करीब आ गए और जब उन्होंने उसे जागते देखा तो चिंता से बोले। यांग ये ने उन पर नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी नजर बैंगनी मिंक पर पड़ी। उसने अपना हाथ धीरे से बैंगनी मिंक के छोटे से सिर पर रखा और उसकी आंखें रक्त लाल और स्पष्ट अवस्था के बीच झिलमिला उठीं।
इसके अलावा उसकी तलवार की मंशा और वध की मंशा लगातार उसके भीतर से बारी बारी से बाहर आ रही थी, और इस कारण यू बुशुंग, यू बुजियाओ और ली किंगई के भावों में भारी बदलाव आया और वे जल्दबाजी में पीछे की ओर बढ़ गए। यांग ये ने बैंगनी मिंग के सिर को सहलाया और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में हत्या के इरादे को बलपूर्वक दबा दिया और कहा, छोटे साथी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद को घायल नहीं करोगे। तुमने झूठ बोला। जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हारी गांड पर तमाचा मारूंगा। ठीक है, तुम्हें पहले मानव रूप धारण करना होगा। अपना वादा तोड़ने के लिए यह तुम्हारी गलती है। असीम हत्या के इरादे के अलावा यांग ये को बेहद दोषी और भाग्यशाली महसूस हुआ। वह स्वाभाविक रूप से दोषी महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसे छोटे साथी को अकेले लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, और वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास अपनी गहन ऊर्जा के भीतर आदिम बैंगनी ऊर्जा थी। यही कारण था कि छोटा साथी अब ठीक था, अन्यथा उसे अपना शेष जीवन पछतावे और दर्द में जीना पड़ता। अचानक हाओ शुवाइबो कमरे में दाखिल हुआ और जब उसने यांग ये को जागते हुए देखा तो वह प्रसन्न हुआ। बॉस, आप ठीक हैं? यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? हाओ शुवाइबो ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, बॉस, उन गुप्त दरबार के लोगों ने पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए को शहर की दीवारों से नीचे उतार दिया और वे उन्हें ले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी काम के लिए पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए की जरूरत है। टकराना। यांग यी से अचानक लाल रोशनी की एक किरण निकली और कमरा तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। उन्होंने मेरे कैदियों को रिहा करने की हिम्मत कैसे की? यांग ये की क्रोधित आवाज गूंजी और फिर प्रकाश की एक लाल किरण आसमान में चमक उठी। अध्याय 915, जो कोई भी उन्हें नीचे लाएगा, मैं उसे मार डालूंगा। बादलों के महासागर शहर की दीवारों के नीचे शांग किंगयंग ने आंतरिक और बाहरी कोर्ट के छात्रों के एक समूह का नेतृत्व किया और बैंगनी सोने के वस्त्र पहने 10 युवकों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इन 10 छात्रों में से अधिकांश अर्धसंत थे और उनमें से सबसे कमजोर छात्र सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था। ये कयिंग, हमने उस पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए को पकड़ लिया है। इसका तुम्हारे गुप्त दरबार से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह उचित नहीं है कि तुम सब यहाँ आकर उन्हें जबरदस्ती ले जाओ? शांग किंगयंग ने उस आदमी को देखा जो समूह का नेतृत्व कर रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। ये कयिंग नाम के व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, प्रशिक्षक शांग, यह सही नहीं है। हम सभी अकादमी से हैं, तो क्या हमारे बीच कोई अंतर है? इस पीले वस्त्र वाले व्यक्ति और सफेद भेड़िए की पहचान थोड़ी अलग है। खास तौर पर वह सफेद भेड़िया, वह वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के 5 बेटों में से एक है। इसलिए हम उसे यूं ही मरने नहीं दे सकते। शायद हम उसका इस्तेमाल वेल्किन वुल्फ डेमन किंग से बातचीत करने के लिए भी कर सकें। अगर हम बातचीत करने जा भी रहे हैं, तो यह मेरे आंतरिक न्यायालय और बाहरी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इसका आपके गुप्त न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। फैंग बुचाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ये कयिंग ने फैंग बुचाओ की ओर देखा और कहा, क्या आप पिटाई की तलाश में हैं? फैंग बुचाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि शांग किंगयंग ने उसे रोक दिया और ये कयिंग की ओर देखा। ये कयिंग, मैं जानता हूं कि तुम जो कह रही हो, उसमें दम है। आखिरकार, मेरी भी यही योजना थी। हालांकि, उन दोनों को बाहरी दरबार के प्रशिक्षक ये यांग ने पकड़ लिया था, इसलिए उनसे निपटने का अधिकार केवल उसी को है। बाहरी कोर्ट का प्रशिक्षक। ये कयिंग के बगल में खड़े लोगों में से एक ने ठंडी हंसी में कहा, तो बाहरी कोर्ट को फिर से एक नया प्रशिक्षक मिल गया है। तो क्या, चूंकि मेरा गुप्त कोर्ट उन्हें चाहता है, तो क्या तुम मुझे बता रहे हो कि वह हमें मना करने की हिम्मत कर रहा है? अगर वह समझदार है तो ठीक है, लेकिन अगर वह समझदार नहीं है, तो हे। अकादमी में प्रशिक्षक की पिटाई करने के बारे में कोई नियम नहीं है। गोंगसुन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये कयिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, वह एक प्रशिक्षक है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। समझे? गोंगसुन नाम के उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। उसका सम्मान करो, है न? अगर वह समझदार है, तो हम उसका सम्मान करेंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अगर वह समझदार नहीं है, तो मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। ये कयिंग ने शांग किंगयंग और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया और असहायता का नाटक किया। मुझे खेद है, भाई गोंगसुन का चरित्र ऐसा ही है। कृपया उस पर ध्यान न दें। फैंग बुचाओ ने उदासीनता से कहा, हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। उसके पीछे बाहरी कोर्ट के अन्य छात्रों और आंतरिक कोर्ट के छात्रों ने भी सिर हिलाकर यह दर्शाया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, ये कयिंग के समूह की ओर उनकी निगाहों में दया थी। शहर की दीवारों के 4 किनारे थे और उन पर क्रमशः शहर और अकादमी के भीतर स्थानीय शक्तियों द्वारा पहरा दिया जाता था। मुख्य द्वार पर यांग यी की उपलब्धियां पूरे शहर में नहीं फैली थीं, इसलिए गुप्त अदालत के छात्रों को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि, जबकि गुप्त अदालत के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी, आंतरिक अदालत के सदस्यों को इसकी जानकारी थी। क्या गुप्त न्यायालय सशक्त था? यह पूरी तरह से मजबूत था।
भले ही उनके पास सम्राट क्षेत्र के शिखर पर सदस्य थे, फिर भी कुछ अर्धसंत भी शायद युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जहां तक अर्धसंत क्षेत्र के लोगों की बात है, तो वे और भी भयानक थे। यही कारण था कि अकादमी ने गुप्त न्यायालय को शहर के एक द्वार की रखवाली करने की अनुमति दी थी, जिसमें केवल 30 सदस्य थे। हालांकि गुप्त अदालत तो मजबूत थी, लेकिन यांग ये का क्या हुआ? अगर उन्हें विकल्प दिया जाए, तो वे यांग ये का सामना करने के बजाय गुप्त अदालत का सामना करना पसंद करेंगे। गुप्त अदालत के सदस्य घमंडी, अहंकारी और अभिमानी थे। हालांकि यांग ये सिर्फ घमंडी, अहंकारी और अभिमानी नहीं था। वह दुष्ट, अनियंत्रित और पागल था। वह पागलपन सच्चा पागलपन था, कोई बनावटी पागलपन नहीं। आखिरकार, यदि कोई व्यक्ति पागल नहीं है, तो वह आंतरिक न्यायालय के छात्रों की हत्या करने, एक बुजुर्ग और प्रशिक्षक को मारने की कोशिश करने, और यहां तक लाखों की सेना का पीछा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? शांग किंगयंग ने ये कईयंग के समूह पर नजर डाली और कहा, ये कईयंग, शांगगुआन युनहाई के लिए विचार करते हुए, मुझे फिर से अपनी बात दोहराने की अनुमति दें। उस आदमी और भेड़िए को यहीं छोड़ दें, मुड़ें और अभी चले जाएं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अन्यथा, शांगगुआन युनहाई भी आपको नहीं बचा पाएगा। ये कईयंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वास्तव में, अगर प्रशिक्षक शांग ने जोर दिया होता, तो मैं प्रशिक्षक शांग को कुछ सम्मान देता और उन्हें नहीं लेता। हालांकि, जब से तुमने ऐसा कहा है, तब से मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या मेरे साथ कुछ होगा। टकराना। अचानक, आसमान में लाल रोशनी की एक किरण चमकी। यह अभी भी आसमान में थी, लेकिन ये कईयंग के सामने एक आकृति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। उसी समय, ये कईयंग का गला तब पकड़ा गया जब वह सदमे से उबर भी नहीं पाया था, और उसका चेहरा तुरंत बैंगनी हो गया। यह आकृति स्वाभाविक रूप से यांग ये थी। अगर अब तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से ये कईयंग का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने यहां सभी को चौंका दिया। जैसे ही वे अपने सदमे से उभरे, आंतरिक और बाहरी अदालत के छात्रों ने सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया और यांग ये से दूर हो गए। गुप्त अदालत के छात्रों के लिए उनके भाव काफी बदल गए, और उनकी गहन ऊर्जा बढ़ गई जब वे यांग ये को मारने के इरादे से घूर रहे थे। शांग किंगयंग अभी बोलने ही वाली थी कि गुप्त दरबार का वह छात्र, गोंगसुन, अचानक धीमी आवाज में बोला, उसे जाने दो या मैं तुम्हारे लिए मौत को भी एक सपना बना दूंगा। शांग किंगयंग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने उसे सुना, बेवकूफ। इस बीच, यांग ये ने अचानक ये कईयंग को जमीन पर पटक दिया। टकराना। पूरी जमीन हिल गई और एक तीखी चीख गूंज उठी। ये कईयंग का पूरा सिर जमीन में धंस गया था। हालांकि, उसका शरीर काफी मजबूत लग रहा था, इसलिए उसका सिर फटा नहीं था और उसमें से सिर्फ कुछ खून की धारें निकली थीं। गोंगसन गुस्से में था और वह बोलने ही वाला था। लेकिन, यांग ये ने अचानक ये कईयंग को उठाया और उसे गोंगसन की दिशा में फेंक दिया। यह इतना तेज था कि गोंगसन ने अभी प्रतिक्रिया ही की थी कि एक विस्फोट हुआ, और उसके शरीर ने गुप्त दरबार के 2 अन्य छात्रों को उड़ा दिया, जबकि वह पीछे की ओर उड़ गया। गुप्त दरबार के बाकी छात्र चकित थे। जो लोग हमला करने वाले थे, वे अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार, ये कईयंग और गोंगसुन दोनों ही अर्धसंत थे, लेकिन वे दोनों यांग ये के एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाए थे। तो फिर वे हमला करने की हिम्मत कैसे कर सके? यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी राय में, इन लोगों के साथ खेलना व्यर्थ था। वह पीले वस्त्र पहने आदमी और सफेद भेड़िए की बेहोश आकृतियों के पास गया, और उन्हें शहर की दीवारों की ओर फेंकने से पहले उन्हें पकड़ लिया। इस बीच, उसने तलवार की ऊर्जा की 8 लड़ियां ऊपर फेंकी, और उन्होंने पीले वस्त्र पहने आदमी और सफेद भेड़िए को फिर से शहर की दीवार पर जड़ दिया। पीले वस्त्र पहने वह व्यक्ति जो बेहोश था, बुरी तरह चिल्लाने लगा, और सफेद भेड़िया दर्द से चिल्लाने लगा। यांग ये ने उन दोनों को देखा और कहा, जब तक वे मर नहीं जाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और शहर की ओर वापस चल पड़ा। वह शहर के द्वार पर पहुंचने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया, और फिर उसने कहा, यदि तुम बदला लेना चाहते हो, तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति को भेजने की पूरी कोशिश करो। किसी कमजोर व्यक्ति को मत भेजो, क्योंकि मैं तुम सबके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके अलावा, यदि तुम उस आदमी और उस भेड़िए को फिर से नीचे लाने की हिम्मत करते हो, तो मैं जो भी ऐसा करेगा उसे मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और शहर में गायब हो गई। यांग ये के चले जाने के बाद, फेंग वुचाओ ने अचानक गुप्त दरबार से समूह को देखा और कहा, क्या आप सभी बाहरी दरबार के प्रशिक्षक को पीटना नहीं चाहते थे? वह हमारे बाहरी दरबार के प्रशिक्षक हैं। आप सभी ने अभी उन्हें क्यों नहीं पीटा? क्या आप सभी अभी इतने घमंडी नहीं थे? क्या आप सभी इतने बहादुर नहीं थे? क्या अब आप पीछे हट रहे हैं? आप सभी। जिया बिंगवेई ने फेंग वुचाओ को पीछे खींच लिया और संकेत दिया कि उसे आगे बात जारी नहीं रखनी चाहिए। फेंग वुचाओ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आत्मसंतुष्टि के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूं, न ही मैं उन्हें दबाने के लिए भय पर निर्भर हूं। मैं बस उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुप्त दरबार के छात्रों ने भद्दे चेहरे प्रकट किए।
इस बीच ये कईयंग और गोंगसन मलबे से रेंगकर बाहर निकले। इस समय वे दोनों बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। खास तौर पर ये कईयंग, उसका पूरा चेहरा पहचान से परे था। दरअसल वह सिर्फ पहचान से परे नहीं था, बल्कि उसका चेहरा भी बर्बाद हो गया था। उसका माथा नीचे धंस गया था, उसकी आधी नाक गायब हो गई थी, उसके आधे होंठ भी गायब हो गए थे, और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यह एक बेहद भयावह दृश्य था। ये कईयंग अभी बोलने ही वाली थी कि शांग किंगयंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना मुंह बंद रखती। तुम सबके सामने उसने एक अनुशासन के बुजुर्ग को पीटा, संत कियान के एक शिष्य को मार डाला, संत कियान की पोती को मारा, मेरे आंतरिक दरबार के कुछ दर्जन छात्रों को मार डाला, और मुझे भी सार्वजनिक रूप से मारा। हालांकि वह अभी भी जीवित है और स्वस्थ है। यह सुनते ही उनके हाव भाव बदल गए। हालांकि ये कईयंग के हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सदमे और घबराहट से भरी हुई थीं। शांग किंगयंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और बस ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा गुप्त दरबार बदला लेना चाहता है तो अपने गुप्त दरबार के पूर्व छात्र शांगगुआन युनहाई को पकड़ो। अन्यथा जो कोई भी उसका सामना करेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। खास तौर पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कम प्रोफाइल रखो। अगर तुम मरना चाहते हो या अपंग होना चाहते हो तो तुम उसके सामने अहंकारी तरीके से पेश आना जारी रख सकते हो, जैसा कि तुमने अभी किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शांग किंगयंग मुड़ी और अन्य लोगों को शहर में ले गई। केवल गुप्त अदालत के सदस्य ही शहर के बाहर रहे। भाई, ये क्या हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? गोंगसुन ने धीमी आवाज में कहा। ये कईयंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। डॉट 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 बादलों के महासागर शहर में यांग ये को एक और कमरा मिला, और उसमें केवल वह और बैंगनी मिंग ही रहते थे। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। युवयंग की लाश उसके सामने आ गई। उसने उसकी लाश पर नजर डाली और फिर तुरंत उसे ठीक करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह 2 घंटे बीत गए, इससे पहले कि युवयंग एक तलवार सेवक में तब्दील हो गया। यांग ये ने अपनी उंगली हिलाई। कमरे में मौजूद वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, फट गई और कमरा अंधकार में डूब गया। उसी समय उसका तलवार क्षेत्र कमरे में प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। जब उसने ऐसा करना समाप्त किया तो युवयंग ने चलना शुरू कर दिया। अंधेरे के नियम। यांग ये की धीमी बुदबुदाहट कमरे के भीतर उठी। अध्याय 916। मैं आज इसे आजमाने का इरादा रखता हूँ। यद्यपि कमरे में प्रकाश का कोई निशान नहीं था, फिर भी यांग ही इस घने अंधेरे वातावरण में सब कुछ महसूस करने में सक्षम थी। यही कारण था कि तलवार क्षेत्र इतना भयानक था। वह व्यवहारिक रूप से तलवार क्षेत्र की हर चीज के साथ एक था। अब उसे एहसास हो गया था कि तलवार के क्षेत्र में एक और क्षमता थी, और वह थी प्रतिकृति बनाने की क्षमता। वह गति के नियमों को समझने में सक्षम था, इसका कारण वास्तव में तलवार का क्षेत्र ही था। बेशक अगर यह कोई और होता तो भले ही वह व्यक्ति डोमेन को समझ सकता हो, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे की तकनीकों या नियमों की नकल करना बिल्कुल असंभव होता। जब तक कि वह व्यक्ति अपने विरोधियों को तलवार सेवकों में परिष्कृत करने में सक्षम न हो, जैसा कि वह कर सकता था। दुनिया में असंख्य कानून थे और उनमें से हर एक के अपने रहस्य और विशेषताएं थीं। अंत में उन्होंने अलग अलग तरीकों से एक ही लक्ष्य हासिल किया। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी कानून को समझ लेता है तो वह दूसरे पूरी तरह से अलग कानून को समझने के लिए उसी समझ के तरीके का उपयोग कर सकता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति किसी कानून की गहराई का अनुभव करने में सक्षम था तो उस कानून को समझना बिल्कुल भी असंभव नहीं होगा। यह वैसा ही था जैसे कोई शिक्षक कोई तकनीक सिखाता है। अगर शिक्षक उसे सिर्फ एक बार दिखा दे और अपने विद्यार्थियों से उसे सीखने को कहे, तो जब तक कि वे विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली न हो, उनके लिए सफल होना बिल्कुल असंभव होगा। हालांकि अगर वही शिक्षक उन्हें बिना कुछ छिपाए सिखाने को तैयार हो, तो जब तक कि उसके विद्यार्थी बहुत मूर्ख न हो, तो यह सिर्फ समय की बात थी कि वे उसे सीख लें। इस समय युवयंग यांग ये की शिक्षिका थी। अंधकार क्या था? इसे सरल शब्दों में समझाएं तो अंधकार वह स्थान था जहां प्रकाश नहीं था। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अलग था। प्रकाश रहित स्थान में ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। एक था डार्क मैटर और दूसरा था डार्क एनर्जी। डार्क मैटर उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो शुरू में अंधेरे में थीं और जिनमें कोई प्रकाश नहीं था। वे ऐसी चीजें थीं जो हमेशा अंधेरे में रहती थीं, जैसे छाया। डार्क मैटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे युवयंग ने खुद पर हमला करने के लिए अपनी ही छाया का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसकी छाया डार्क मैटर से बनी थी। जहां तक डार्क एनर्जी की बात है, डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी ज्यादा भयानक थी और यह डार्क मैटर को निगल सकती थी। उदाहरण के लिए, अभी यहाँ रोशनी का एक भी निशान नहीं था और कमरा बिल्कुल काला था। इस अंधेरे को डार्क एनर्जी माना जाता था, इसलिए यांग ये की परछाई पूरी तरह से अंधेरे में समा गई थी। बेशक उसकी परछाई अभी भी वहां थी, लेकिन वह पूरी तरह से अंधेरे के नीचे छिपी हुई थी। यह डार्क एनर्जी का सबसे भयानक पहलू नहीं था।
इस समय चारों ओर का वातावरण एकदम काला था और उस काले अंधकार को डार्क एनर्जी माना जाता था। ऐसी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किसी के विरोधियों के खिलाफ किया जा सकता था। यांग यी के तलवार क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद भी उसके गंभीर रूप से घायल होने का कारण यह था कि युवयंग ने अंतिम क्षण में उसके खिलाफ उन्मत्त हमला करने के लिए अपने आसपास की सभी डार्क एनर्जी का उपयोग किया था। वह डार्क एनर्जी कितनी भयानक थी। किसी भी मामले में उसका तलवार डोमेन इसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं था। अब तक यांग यी ने 4 तरह के नियम देखे थे: क्षय नियम, गति के नियम, अंधकार के नियम और यिन और यांग के नियम। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उसके क्षय नियम और नेदरमैडन के यिन और यांग के नियम सबसे मजबूत थे। जहां तक गति के नियमों और अंधकार के नियमों की बात है, तो वे निश्चित रूप से उसके क्षय नियमों के संपर्क में आने पर तुरंत क्षय हो जाएंगे। इसके अलावा, अपने तलवार क्षेत्र के अलावा, उसने कभी भी किसी अन्य शक्ति को अपने क्षय नियमों को पार करने में सक्षम नहीं देखा था, जबकि वह साधना के उसी क्षेत्र में था। गति के नियम अपनी गति के कारण दुर्जेय थे, और वह गति के नियमों का उपयोग करके कुछ उच्च रैंक वाले अर्धसंतों को पूरी तरह से कुचल सकता था। यह इस हद तक था कि कुछ उच्च रैंक वाले अर्धसंतों के पास जवाबी हमला करने का भी मौका नहीं था। जहां तक अंधेरे के नियमों की बात है, यह इसलिए दुर्जेय था क्योंकि यह रहस्यमय था। अगर इसका इस्तेमाल हत्याओं में किया जाता, तो यह निश्चित रूप से तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार के इरादे से भी अधिक भयानक होता, जिसे अंतरिक्ष में मिला दिया गया था। बेशक, पूर्व शर्त इसे सफलतापूर्वक समझना था। ठीक उसी तरह यांग ये ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, जबकि वह लगातार युवयंग को अंधेरे के नियमों का उपयोग करते हुए देख रहा था। बादलों का महासागर शहर अस्थायी रूप से थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि सेना पीछे हट गई थी। हालांकि मौत का साया अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। उनका चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक बार जब आसमान में बैठे संत अपनी लड़ाई का नतीजा तय कर देंगे, तो इससे ओशन ऑफ क्लाउड सिटी और वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज का भाग्य भी तय हो जाएगा। अगर शहर के संत जीत गए, तो वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर पर्वत श्रृंखला के संत जीत गए, तो जाहिर है कि उनका विनाश हो जाएगा। आखिरकार, राक्षस जानवर निश्चित रूप से उन पर कोई दया या कृपा नहीं दिखाएंगे। महासागर क्लाउड सिटी के सिटी गवर्नर एस्टेट। इस समय हॉल में लोगों के 3 समूह थे। एक समूह आंतरिक और बाहरी अदालत के छात्रों का था, जिसका नेतृत्व शांग किंग कर रहा था। दूसरा समूह गुप्त अदालत के छात्रों का था, जिसका नेतृत्व एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति कर रहा था, और अंतिम समूह शहर की स्थानीय शक्तियों से बना था और उसका नेतृत्व एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। सख्ती से कहें तो ओशन ऑफ क्लाउड सिटी ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी की अधीनस्थ शक्ति थी। हालांकि ओशन ऑफ क्लाउड सिटी भी विकसित हो रहा था, और इसके भीतर शक्तियों का एक समूह स्थापित हो गया था। बेशक, इन शक्तियों को अभी भी अकादमी के नेतृत्व का पालन करना था। अकादमी में संत थे, लेकिन शहर में नहीं। इसलिए चाहे कोई भी शहर के गवर्नर का पद संभाले, और चाहे शहर में कितनी भी ताकतवर ताकतें क्यों न हो, वे अकादमी के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। भले ही वे अभी पीछे हट गए हों, लेकिन वे निश्चित रूप से वापसी करेंगे। इसके अलावा उनके पास निश्चित रूप से तुरुप के पत्ते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। प्रशिक्षक शांग, युवा भाई जुओ शियू, आप दोनों क्या सोचते हैं? यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने ये शब्द कहे थे, और उसका नाम हेलियन फैंग था। वह शहर का गवर्नर था। भले ही वह एक उच्च पद का अर्धसंत था और एक साधारण उच्च पद का अर्धसंत भी नहीं था, फिर भी उसने शांग किंग और अन्य लोगों के सामने अहंकार से पेश आने की हिम्मत नहीं की। जुओ शियू नामक युवक ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपाया और बोलने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा, वरिष्ठ हेलियन सही कह रहे हैं। वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज में निश्चित रूप से ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। भले ही हम वेल्किन वुल्फ डेमन किंग के सिर्फ 5 बेटों पर विचार करें, उनमें से सिर्फ एक ने ही अब तक खुद को दिखाया है, और वह उनमें से सबसे कमजोर भी था, जबकि बाकी 4 ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह बहुत असामान्य है। मेरे गुप्त न्यायालय ने कुछ लोगों को जांच करने के लिए भेजा था। दुर्भाग्य से हम कोई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उसने अचानक शांग किंग की ओर देखा जब वह इस बिंदु पर बोल रहा था, मैंने सुना है कि बाहरी दरबार के प्रशिक्षक ये यांग ने सफेद भेड़िए को पकड़ लिया है, और मेरा इरादा सफेद भेड़िए का उपयोग करके कुछ जानकारी हासिल करने का था। दुर्भाग्य से न केवल उसने इनकार कर दिया, बल्कि उसने मेरे गुप्त दरबार के सदस्यों को भी घायल कर दिया। माना जाता है कि उसने यह भी कहा कि अगर हम बदला लेना चाहते हैं तो मेरे गुप्त दरबार को अपने सबसे शक्तिशाली लोगों को भेजना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। शांग किंग ने जुओ शियू के पीछे खड़ी ये कयंग की ओर देखा और फिर उसने कहा, ये यांग ने सफेद भेड़िए और पीले वस्त्र वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है, इसलिए उसे यह तय करने का अधिकार है कि उनके साथ क्या करना है। बेशक तुम भी सही हो, इसलिए मैं उसके बंद दरवाजे की साधना से बाहर आने के बाद उसके साथ इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह और नाराज न हो जाए।
कितना हास्यास्पद है। जुओ शियू ने हंसते हुए कहा, प्रशिक्षक शांग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये यांग की व्यक्तिगत भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं या हमारे शहर की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उसने आंतरिक प्रांगण के छात्रों को भी मार डाला और बड़ों को मारने की हिम्मत की। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। इस बीच हेलियन फैंग ने अचानक कहा, अगर यह सच है तो वह वास्तव में बाहरी प्रांगण का प्रशिक्षक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, न ही वह मुख्य द्वार की रखवाली करने के लिए उपयुक्त है। बेशक मेरे और उसके बीच कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस तथ्यों के आधार पर स्थिति का आकलन कर रहा हूँ और शहर के लाभ के बारे में सोच रहा हूँ। शांग किंग कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, उसने ही सफेद भेड़िए को बुरी तरह घायल किया था। अगर वह न होता तो मैं कल्पना ही कर सकती हूँ कि मुख्य द्वार की रक्षा करने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ती। यहाँ तक कि हमें अपना आखिरी तुरुप का पत्ता भी दिखाना पड़ सकता था। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि हम उसके बिना शहर की रक्षा नहीं कर सकते? जुओ शियू ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, इसके अलावा वह सिर्फ इसलिए अपनी मर्जी से काम कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ ताकत है, और वह बड़ों, अकादमी के नियमों या मेरे गुप्त न्यायालय का सम्मान नहीं करता। सच कहूं तो वह शहर में रखने के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह कब किसी बात से नाराज हो जाए और अचानक हमारे किसी हमशक्ल पर हमला कर दे। शांग किंग ने जुओ शियू की ओर देखा और कहा, इतना सब होने के बाद भी मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। बस खुलकर बोलो तो मैं करूंगा। जुओ शियू ने आगे कहा, डीन और बाकी लोग वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के संतों के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं, इसलिए हम तीनों पूरे शहर का प्रबंधन कर रहे हैं। अब मेरा सुझाव है कि हम पीले वस्त्र वाले साथी और सफेद भेड़िए दोनों को तुरंत मार गिराएं। उन दोनों की विशेष पहचान है, इसलिए उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दिया जा सकता। हम उनसे स्काई डिवाइन हॉल और वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हेलियन फैंग ने सिर हिलाया, मैं सहमत हूँ। जुओ शियू ने शांग किंग की ओर देखा जो चुप थी और बोली, दूसरी बात यह है कि मेरा सुझाव है कि बाहरी कोर्ट के प्रशिक्षक ये यांग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। उसके अलावा बाहरी कोर्ट के छात्रों को भी अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए, ताकि वे कुछ ऐसा न कर सकें जिससे हमारे शहर को नुकसान पहुंचे। ठीक है, उस साथ ही ये यांग और बाहरी कोर्ट के छात्रों को मेरे गुप्त न्यायालय को सौंप दिया जाना सबसे अच्छा है। आखिरकार वह साथी ये यांग काफी मजबूत है। मुख्य द्वारों की बात करें तो प्रशिक्षक शांग के पास इसकी सुरक्षा से निपटने का पूरा अधिकार होगा। शांग किंग ने जुओ शियू की आंखों में देखते हुए पूछा, आप ये यांग को उसके पद से हटाने और उसे और बाहरी अदालत के छात्रों को कैद करने का इरादा रखते हैं? जुओ शियू ने उदासीनता से कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? शांग किंग अचानक हंसने लगी। उसने जुओ शियू और बाकी लोगों की तरफ देखा और फिर बोली, जुओ शियू, मैं जानती हूं कि तुम ये किंग और बाकी लोगों का बदला लेना चाहते हो। हालांकि मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम सिर्फ मौत को दावत नहीं दे रहे हो, तुम गुप्त दरबार पर विपत्ति ला रहे हो। जुओ शियू के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, प्रशिक्षक शांग, आप मुझे, जुओ शियू और मेरे गुप्त दरबार को तुच्छ समझते हैं? शांग किंग खड़ी हुई, उन पर नजर डाली, और अंत में उसकी नजर जुओ शियू पर पड़ी। मुझे पता है कि आप सभी ने अपना मन बना लिया है, और मैं आप सभी को रोक भी नहीं सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी एक ही अकादमी से हैं, मैं आपको एक आखिरी सलाह दूंगी। उसके साथ परेशानी की उम्मीद मत करो, क्योंकि आप सभी इसके परिणामों को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। खासकर जब अकादमी के संत युद्ध में उलझे हुए हैं और शांगगुआन युनहाई बंद दरवाजे की साधना में है। जुओ शियू भी खड़ा हो गया। उसने शांग किंग की आंखों में देखा और कहा, मैं आज इसे आजमाना चाहता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दरवाजे की ओर चलने लगा, और उसे हॉल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। नगर गवर्नर का समूह और गुप्त अदालत के अन्य सदस्य हॉल से बाहर उसके पीछे पीछे आए। अध्याय 917, अपने पैरों पर खड़े होकर आना और अपनी पीठ पर लौटना। जुओ जियू को 20 से अधिक गुप्त दरबार के छात्रों, महासागरीय बादलों के शहर के गवर्नर और विशेषज्ञों के एक समूह को शहर के बाहर के क्षेत्र में ले जाने में अधिक समय नहीं लगा। पीले वस्त्र पहने आदमी और सफेद भेड़िया अभी भी दीवारों पर कीलों से ठोंके हुए थे। इस समय वे दोनों मौत के कगार पर थे। यह सफेद भेड़िए के लिए विशेष रूप से सच था। उसकी आभा फीकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण मर जाएगा। उन्हें नीचे लाओ। जुओ शियू ने भेड़िए और आदमी को देखा, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे कसकर एक साथ बंद हो गए थे, जबकि वह हर समय सतर्क रहा। जुओ शियू की बात सुनकर लेंग यूरान और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए, और वे जुओ शियू को रोकने वाले थे। हालांकि यू बुशुंग ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गुप्त दरबार की ताकत स्पष्ट रूप से उनकी खुद की ताकत से ज्यादा थी, इसलिए वे गुप्त दरबार को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। इसके अलावा गुप्त दरबार उनके अवरोध का इस्तेमाल उन्हें पीटने या यहां तक कि उन्हें मार डालने के बहाने के रूप में कर सकता था। ये कई अंग पीले वस्त्र पहने आदमी और सफेद भेड़िए के पास गया और फिर अचानक रुक गया।
उसने पीछे मुड़कर फैंग बुचाओ और बाकी लोगों को देखा, और वह ठंडी हंसी में बोला, क्या तुम सब पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे? मैं उन्हें अभी ले जा रहा हूं, तो तुम सब चुप क्यों हो? क्या अब तुम डर गए हो? हा हा हा। फैंग बुचाओ, हाओ शुवाइबो और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी के भाव थे और वे हमला करने ही वाले थे। लेकिन यू बुशुंग ने उन्हें फिर से रोका और कहा, वह जानबूझकर हमें गुस्सा दिला रहा है। उसे कोई मौका या बहाना मत दो। बस ये यांग के आने का इंतजार करो। भले ही फैंग बुचाओ और अन्य लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंत में इसे बलपूर्वक सहन किया। आखिरकार, जबकि यहाँ गुप्त दरबार के केवल 20 से अधिक सदस्य थे, उनमें से हर एक कम से कम एक अर्धसंत था, इसलिए वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनसे फैंग बुचाओ और अन्य लोग लड़ सकते थे। यह असंभव था, भले ही बाहरी दरबार और आंतरिक दरबार सेना में शामिल हो जाएं। इसलिए, अगर वे अभी लड़े तो निश्चित रूप से उन्हें कुचल दिया जाएगा। ये कईयंग ने जब यह दृश्य देखा तो ठंडी हंसी में हंस पड़ा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे प्रशिक्षक के बिना तुम्हारा बाहरी प्रांगण कायरों का समूह है। कायरों का समूह, कायरों, मेरी गांड। हाओ शुवाइबो खुद को रोक नहीं सका और गाली दे दी। हालांकि, उसने अभी गाली देना समाप्त ही किया था कि एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, और फिर उसे 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। ये कईयंग ठंडी हंसी हंस पड़ी, तुम असभ्य होने के लिए पिटाई के लायक हो। भाड़ में जाओ तुम। बाहरी प्रांगण के छात्र क्रोधित हो गए, और उन्होंने ये कईयंग पर हमला कर दिया। ये कईयंग ने जब यह देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर और भयंकर मुस्कान उभरी, और फिर वह समूह में घुस गया। इसके अलावा, गुप्त अदालत के अन्य छात्र भी लेंग यूरान और अन्य लोगों की ओर बढ़े। बैंग बैंग बैंग। 3 सांस से भी कम समय में बाहरी कोर्ट के सभी 80 से अधिक सदस्य जमीन पर थे। ये कईयंग ने फैंग बुचाओ के चेहरे पर लात मारी और भयंकर रूप से बोला, क्या तुम अभी वास्तव में घमंडी नहीं थे? है ना? तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते? चलो। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना पैर नीचे पटका, और फैंग बुचाओ का चेहरा तुरंत कुचल गया। मुझे जाने दो भाई। जिया बिंगवेई जमीन से रेंग कर ऊपर आई और ये कईयंग पर हमला किया। हालांकि, वह अभी ये कईयंग के सामने पहुंची ही थी कि उसने उसके पेट पर लात मारी। वह बुरी तरह चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और वह जमीन पर जोर से गिरी और बेहोश हो गई। बिंगवेई। फैंग बुचाओ ने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन जवाब में उसे अपने चेहरे पर एक और लात मिली। टकराना। फैंग बुचाओ का सिर जमीन पर टकराया, जिससे जमीन फट गई और अनगिनत खून की धारें बाहर निकल आईं। क्या चींटी है? तुम मेरे गुप्त दरबार के दुश्मन बनने के भी लायक नहीं हो। ये कईयंग ने फैंग बुचाओ के पेट पर जोर से पैर रखा, जिससे फैंग बुचाओ का शरीर जमीन पर पीछे की ओर घसीटा गया, जबकि उसके शरीर के पीछे जमीन पर खून जैसा लाल निशान फैल गया। हालांकि, ये कईयंग ने रुकना नहीं छोड़ा। उसने सभी बाहरी कोर्ट के छात्रों को जमीन पर लात मारना जारी रखा, जिससे वे सभी लगातार लात मारकर उड़ गए। यहां तक कि यू बुशुंग और दूसरी लड़कियां भी इस तरह के व्यवहार से बच नहीं पाईं। रुको। इस बीच, आसमान से एक भयंकर चीख गूंजी, और फिर शांग किंगयंग शहर के दरवाजे के सामने प्रकट हुई। उसके पीछे आंतरिक न्यायालय के छात्रों का एक समूह खड़ा था। यहाँ की स्थिति को देखकर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि देरी से सिर्फ 10 मिनट देरी से पहुंचने पर ऐसा दृश्य बन जाएगा। जब उसने बाहरी कोर्ट के छात्रों की दयनीय स्थिति को देखा, तो उसके दिल की गहराई से चुपचाप घबराहट की एक किरण उभरी। ऐसा सिर्फ शांग किंगयंग ने ही नहीं किया था, उसके पीछे मौजूद आंतरिक कोर्ट के छात्रों के चेहरे पर भी उदासी के भाव थे। इसके अलावा, उनकी आंखों में एक भारी भाव था, एक बेहद भारी भाव। क्योंकि वे जानते थे कि अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। इस बार, यदि वे संत जो ऊपर आकाश में युद्ध में उलझे हुए थे, अपनी अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हट पाए, तो इस मामले को सुलझाना सचमुच असंभव हो जाएगा। यांग यी ने अपने क्रोध में सैकड़ों हजारों भेड़ियों का वध कर दिया था। इस बार, अगर संत उसे रोकने नहीं आए, तो उसकी तलवार अकादमी के गुप्त दरबार की ओर तान दी जाएगी। वे इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का साहस नहीं कर सके। शांग किंगयंग ने एक गहरी सांस ली, ये कईयंग को घूरते हुए कहा, ये कईयंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? ये कईयंग ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, बेशक मैं करती हूँ। उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की और अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें सम्मान दिखाना सिखा रही हूँ। शांग किंगयंग ने धीमी आवाज में कहा, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। ये कईयंग ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, प्रशिक्षक शांग, मुझे पता है कि वह व्यक्ति, ये यांग, वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तो क्या? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति है, और वह केवल सम्राट क्षेत्र में है। हालांकि, हमारे गुप्त न्यायालय में लगभग 30 सदस्य हैं, और हम में से सबसे कमजोर व्यक्ति भी अर्धसंत से लड़ने में सक्षम है। इसके अलावा, अगर उस व्यक्ति ने पहले ही अचानक हमला नहीं किया होता, तो परिणाम शायद वही न होते। शांग किंगयंग ने सिर हिलाया और फिर उसने जुओ शियू को देखा। जुओ शियू, मुझे पता है कि तुम्हारा गुप्त दरबार मजबूत है, और मुझे पता है कि तुम सब ये यांग से बिल्कुल भी नहीं डरते। मुझे यह भी पता है कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ वह बेकार है।
हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम एक ही अकादमी से हैं, मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगी। शायद यह आखिरी बार होगा जब तुम अपने जीवन में कोई सुझाव सुनोगे। अब तुरंत अपने गुप्त दरबार के छात्र परिषद अध्यक्ष गु कियानफान को बंद दरवाजे की साधना छोड़ने के लिए कहो। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम शांगगुआन युनहाई को बंद दरवाजे की साधना छोड़ने के लिए कहो। इस तरह शायद तुम सभी को जीने का मौका मिलेगा। जुओ शियू ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर अपना सिर हिलाकर मुस्कुराया। लगता है कि प्रशिक्षक शांग को उस आदमी पर पूरा भरोसा है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि प्रशिक्षक शांग वास्तव में मुझ, जुओ शियू और मेरे गुप्त दरबार को नीची नज़र से देखते हैं। गुप्त दरबार के अन्य छात्रों के चेहरे पर शांग किंगयंग को देखते समय काफी शत्रुतापूर्ण भाव थे। अगर उसकी पहचान न होती तो वे शायद उसके खिलाफ काम करने से खुद को रोक नहीं पाते। शांग किंगयंग ने कहा, क्या आप सच में मेरी सलाह नहीं मानेंगे? जुओ शियू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम प्रशिक्षक शांग के दयालु इरादों की सराहना करते हैं। जब से अकादमी में गुप्त न्यायालय की स्थापना हुई है, तब से केवल गुप्त न्यायालय ने ही दूसरों को धमकाया है और कोई भी गुप्त न्यायालय को धमका नहीं पाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी पीढ़ी में उस नियम को तोड़ा जाए। गुकियानफान ने मुझे गुप्त न्यायालय का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी तब दी थी जब उन्होंने बंद दरवाजे की साधना शुरू की थी। अब जब गुप्त न्यायालय के सदस्यों को धमकाया और अपमानित किया गया है, तो मुझे स्वाभाविक रूप से उनके लिए न्याय मांगना होगा। बोलते हुए उसने फैंग बुचाओ और बाकी लोगों पर नजर डाली। मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। यह आदमी और वह भेड़िया हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन वे हमारे असली उद्देश्य नहीं थे, तुम सब थे। तुम्हारे प्रशिक्षक ने हमारे 2 भाइयों को मारा। अब हमने उसके सभी भाइयों को पीट दिया है। शांग किंगयंग ने जब उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। इस बार उसने एक शब्द भी नहीं बोला और बस आंतरिक प्रांगण के छात्रों को लेंग यूरान और अन्य लोगों की मदद करने के लिए ले गई। हालांकि उसकी पहचान बहुत खास थी, लेकिन गुप्त दरबार उससे भी ज्यादा खास था। अगर उसकी पहचान न होती तो सिर्फ आंतरिक दरबार प्रशिक्षक की उसकी उपाधि ही उन पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं होती। उसने वही कहा जो उसे कहना चाहिए था और आगे जो होने वाला था उसे रोकने में वह असहाय थी। ये किंगयंग ने बुरी तरह घायल बाहरी प्रांगण के छात्रों की ओर देखा और कहा, देखा, तुम सब हमारे सामने चींटियों से भी कमजोर हो। जब वह इस बिंदु तक बोला तो वह हंसा और पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए की ओर चमक उठा। उसने उन्हें नीचे उतारा और आगे कहा, क्या वह आदमी, ये यांग, उन्हें मारना नहीं चाहता था? मैं उन्हें जानबूझकर ठीक कर दूंगा और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं उन्हें जाने भी दूंगा। मुझे देखने दो कि वह मेरे गुप्त दरबार का क्या कर सकता है। चलो चलें। जुओ शियू ने उदासीनता से कहा और शहर की ओर चल दिया, जबकि अन्य लोग तेजी से उसके पीछे चल पड़े। जब वह शहर में प्रवेश करने वाला था, जुओ शियू अचानक रुक गया और बोला, प्रशिक्षक शांग, मुझे ये यांग को संदेश देने में मदद करें। अगर वह बदला लेना चाहता है और इन 2 साथियों को वापस पाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वह तब तक इंतजार करे जब तक डीन और अन्य लोग युद्ध से पीछे हटने में सक्षम न हो जाएं। क्योंकि तब कोई उसे बचाने के लिए वहां होगा। अगर वह अभी आने पर जोर देता है, तो उसे बता दे कि वह अपने पैरों पर आएगा और अपनी पीठ पर वापस जाएगा। इसके बाद वह एक क्षण भी अधिक नहीं रुका और अन्य लोगों को शहर में ले गया। प्रशिक्षक शांग, वे तीनों बहुत बुरी तरह घायल हैं और उनकी जान खतरे में है। इस बीच एक आंतरिक अदालत का छात्र अचानक बोल उठा। शांग किंगयंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह जल्दी से आगे बढ़ी। उसके सामने जिया बिंगवेई, फैंग बुचाओ और हाओ शुवाइबो थे। जिया बिंगवेई और फैंग बुचाओ सबसे गंभीर अवस्था में थे। जिया बिंगवेई की गंभीर अवस्था का कारण यह था कि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए उसका डेंटियन भी ये किंगयंग जैसे अर्धसंत के हमले से अलग हो गया था। भले ही वह टूटा नहीं था, लेकिन यह एक अपंग करने वाली चोट से अलग नहीं था। जहां तक फैंग बुचाओ की बात है, जबकि उन हमलों का विरोध करने की उसकी क्षमता अधिक मजबूत थी, ये किंगयंग ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया था। इसलिए वह बेहोशी की हालत में था। इसके अलावा उसके सिर की चोटें उस दिन ये किंगयंग को लगी चोटों से भी अधिक गंभीर थीं। हाओ शुवाइबो की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह भी बेहोश था। उनके अलावा बाकी लोगों की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। कुछ के अंग भी टूट गए थे। यू बुशुंग और दूसरी लड़कियां भी ऐसी ही स्थिति से बच नहीं पाईं। खास तौर पर यू बुजियाओ और यू बुशुंग, दोनों के चेहरों पर आग जैसे लाल रंग के हथेली के निशान थे। आंतरिक प्रांगण के छात्रों में से एक ने शांग किंगयंग से धीरे से पूछा, क्या हमें ये यांग को इस बारे में अभी सूचित करना चाहिए? शांग किंगयंग ने अपना सिर हिलाया, उसे सूचित करने से पहले उन्हें ठीक कर दो। अन्यथा लोग मर जाएंगे। बहुत से लोग मर जाएंगे। मरना? कौन मरेगा? अचानक शहर के भीतर से एक आवाज गूंजी। यह सुनते ही शांग किंगयंग का शरीर अकड़ गया, क्योंकि यह यांग यी की आवाज थी। अध्याय 918, आंख के बदले आंख। एक व्यक्ति शहर के द्वार पर आ गया था और वह निश्चित रूप से यांग ये था। बैंगनी मिंग यांग ये की बाहों में थी। इस समय वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी।
न केवल उसका शरीर सामान्य हो गया था, बल्कि उसे होश भी आ गया था। हालांकि उसकी आभा अभी भी काफी कमजोर थी। इस समय बैंगनी मिंग यांग ये की बांह को कसकर पकड़े हुए थी, जबकि वह लगातार अपना सिर उसके सीने पर रगड़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी और वह बार बार यांग ये को घूर रही थी। हालांकि उसकी आंखें शर्मिंदगी से भरी हुई थीं, क्योंकि यांग ये ने वास्तव में उसे बेहोशी की हालत में नहलाया था और उसने इस प्रक्रिया में उसके पूरे शरीर को छुआ भी था। बस इसके बारे में सोचते ही बैंगनी मिंग का पूरा शरीर थोड़ा लाल हो गया। यांग ये बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। उसके हाथ बैंगनी मिंग के चारों ओर लिपटे हुए थे, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसने फैंग बुचाओ और दूसरों को देखा। यांग ये उनके पास गया और उन पर एक नजर डाली। अंत में उसने शहर की दीवारों की ओर देखा। वह क्षेत्र पूरी तरह से खाली था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपनी नजर हटा ली और शांग किंगयंग की ओर देखा। गुप्त दरबार। शांग किंगयंग ने जवाब में सिर हिलाया। आखिरकार इसे छिपाना असंभव था। यांग ये ने सिर हिलाया। उसने बैंगनी रंग की मिंट को अपने कंधे पर रखा, फैंग बुचाओ के बगल में बैठ गया और फिर फैंग बुचाओ के चेहरे पर अपना हाथ रखा, इससे पहले कि उसकी हथेली से बैंगनी रंग की गहरी ऊर्जा की धाराएं निकलती। फैंग बुचाओ की चोटें एक पल में ठीक हो गईं। कम से कम चोट पूरी तरह से ठीक हो गई। यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया और जिया बिंगवेई के पास चला गया। इस बीच जिया बिंगवेई ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, मदद करो। पहले मेरे चचेरे भाई की मदद करो। यांग ये ने जवाब दिया, वह ठीक है और उसे बस स्वस्थ होने की जरूरत है। तुम उससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति में हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें ठीक करूंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे जिया बिंगवेई के पेट से कुछ इंच ऊपर रख दिया। उसके बाद उसकी हथेली से बैंगनी ऊर्जा की एक किरण निकली और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये यांग, क्या मैं अब से अपंग हो जाऊंगी? जिया बिंगवेई ने अचानक थोड़ी कमजोर आवाज में कहा और उसमें दुख की झलक भी थी। यदि कोई इस संसार में, जहां शक्ति का सम्मान किया जाता है, अपंग हो जाए तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति सब कुछ खो देगा। यांग ये ने उत्तर दिया, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। जिया बिंगवेई ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू की दो धाराएं बह निकलीं। इस बीच यांग ये ने कहा, सौभाग्य से तुम्हारा डेंटियन पूरी तरह से टूटा नहीं है। हालांकि इसे बहाल करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए बस आराम से रहो। जिया बिंगवेई काफी हैरान थी, क्या क्या यह सच है? यांग ये मुस्कुराया, तुम क्या सोचते हो? जिया बिंगवेई ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो यह निश्चित रूप से सच है। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। आपने मेरे चचेरे भाई और मुझे बचा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरा कर्तव्य है। यांग ये ने कहा, क्योंकि आप सभी मेरे छात्र हैं और यह मैं ही था जिसने आप सभी को ऐसे परिणाम भुगतने के लिए मजबूर किया। वास्तव में तुम इतनी डरावनी नहीं हो। कम से कम अब मुझे तुमसे इतना डर लगता। जिया बिंगवेई ने अचानक कहा। यांग ये मुस्कुराया, तो तुम मुझसे बहुत डरे हुए थे? जिया बिंगवेई ने तुरंत सिर हिलाया, यह सिर्फ मेरी ही बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा चचेरा भाई भी तुमसे काफी डरता है और कई और लोग भी हैं। हालांकि अब हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहने के बाद हमने पाया कि तुम काफी अच्छे हो, खास तौर पर अपने लोगों के साथ। जब तक हम तुम्हारे साथ परेशानी नहीं चाहते या तुम्हें नाराज नहीं करते, तब तक तुम वाकई काफी समझदार हो। यांग ये मुस्कुराया और अपना हाथ वापस ले लिया, अपनी हालत पर एक नजर डालो। जिया बिंगवेई ने जल्दी से अपनी ऊर्जा प्रसारित की और उसकी आंखों में आंसू आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे खुशी के आंसू थे। यांग ये अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। जिया बिंगवेई का इलाज करने के बाद यांग ये हाओ शुवाइबो के पास गया। वह जिया बिंगवेई और फैंग बुचाओ से कहीं बेहतर स्थिति में था, लेकिन बहुत बेहतर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया था, क्योंकि उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। खास तौर पर उसके हाथ और पैरों की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं। बॉस, हम उन्हें हरा नहीं सके। हाओ शुवाइबो ने कड़वी हंसी में कहा, हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। यह ठीक है, आखिरकार खोया हुआ सम्मान वापस पाया जा सकता है। जब तक आप सभी जीवित हैं, तब तक यह ठीक है। बोलते समय उसने हाओ शुवाइबो के पैरों पर अपने हाथ रखे, इससे पहले कि उसके भीतर की बैंगनी गहन ऊर्जा बाहर निकल आए। मैंने उन सभी को अपने साथ नीचे खींच लिया। हाओ शुवाइबो ने अपनी आंखों में अपराध बोध के साथ उनकी ओर देखा। अगर मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो उन कमीनों के पास हमें मारने का कोई बहाना नहीं होता। आप गलत हैं, यांग ये ने आगे कहा, अगर आप खुद को रोक लेते तो भी वे ऐसा करते। हालांकि वे कोई दूसरा बहाना बनाते, यहां तक कि वे बहाना बनाने की भी जहमत नहीं उठाते। आखिरकार उनकी ताकत आप सभी से बढ़कर है, तो क्या मजबूत लोगों को कमजोर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी बहाने की जरूरत होगी? बॉस, यह दर्द कर रहा है।
हाओ शुवाइबो ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मेरा शरीर पहले से ही बुरी तरह घायल है, क्या आप सचमुच मेरे दिल को भी नष्ट करना चाहते हैं? यांग ये ने अपने हाथ वापस खींच लिए और उन्हें हाओ शुवाइबो की बाहों पर रख दिया, और फिर उसकी गहन ऊर्जा एक बार फिर बाहर निकल आई। इस बीच उसने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं अभी भी एक साल दायरे में था तो मैंने हाफ सेंट्स को कुत्तों की तरह मार डाला। हाओ शुवाइबो के मुंह के कोने फड़क उठे। बॉस, क्या आप सचमुच मुझे शब्दों से मारने की कोशिश कर रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, मेरी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है और मुझे कुछ सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें भी मिली हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर अपनी मेहनत पर भरोसा किया। अगर कोई व्यक्ति निराशाजनक परिस्थितियों का सामना नहीं करता और खुद को उसकी सीमाओं तक सीमित रखता है, तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वह कितना मजबूत है। आप सभी अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम थे, इसलिए आपकी प्राकृतिक प्रतिभा निश्चित रूप से खराब नहीं है। जहां तक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों की बात है तो यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है, और मैं उस पहलू में आप सभी की मदद नहीं कर सकता। हालांकि मैं आप सभी को निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता हूं। यहां से काम पूरा होने के बाद मैं आप सभी को अपने साथ कुछ मौज मस्ती करने के लिए ले जाऊंगा। कुछ मजा। यांग ये की बात सुनकर हाओ शुवाइबो के कोने एक बार फिर से हिल गए, क्योंकि वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कुछ पागलपन था। दूसरे शब्दों में, उसे भविष्य में कष्ट सहना पड़ेगा। इस बीच यू बुशुंग और अन्य लड़कियां अचानक यांग ये के पास आईं, क्या हम इस स्थिति को खत्म कर सकते हैं? यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, और फिर उसने यू बुशुंग और दूसरों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर चमकीले लाल ताड़ के निशान थे। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ यू बुशुंग के चेहरे पर रखा, इससे पहले कि उसकी गहन ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने मारा था? हाँ, यू बुशुंग ने उसकी आंखों में देखा, और उसकी आंखों में कोई शांति नहीं थी, केवल बर्फीली ठंडक थी। अच्छा। यांग ये ने अपना हाथ वापस खींचते हुए सिर हिलाया, और यू बुशुंग के चेहरे पर निशान गायब हो गया। उसने यू बुजियाओ और अन्य लोगों को देखा, लेकिन वे तुरंत एक कदम पीछे हट गए। वे यांग ये को उनके चेहरे को छूने की अनुमति देने में शर्मीले थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने यू बुशुंग के साथ किया था। आखिरकार यहाँ बहुत से लोग थे। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और जोर नहीं दिया। आखिरकार कुछ समय बाद वे निशान गायब हो ही जाएंगे। उसके बाद यांग ये ने अन्य बाहरी छात्रों का इलाज करना शुरू कर दिया। इस बीच शांग किंगयंग और आंतरिक दरबार के छात्र गंभीर भाव से देखते रहे, और उनकी आंखों में चिंता थी। यांग ये अभी बहुत शांत लग रहा था, बेहद शांत, और उसमें पागल होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। लेकिन यही कारण था कि वे असहज महसूस कर रहे थे। काफी समय बीतने के बाद शांग किंगयंग यांग ये के पास गई और कहा, अकादमी के छात्रों में गुप्त दरबार सबसे रहस्यमय है, और यह सबसे मजबूत भी है। शांगगुआन युनहाई कभी गुप्त दरबार के छात्र परिषद अध्यक्ष थे। हालांकि अब वे उस पद पर नहीं हैं, फिर भी उनका गुप्त दरबार से कुछ लगाव है। उनके अलावा वर्तमान छात्र परिषद अध्यक्ष गु कियानफान भी बेहद मजबूत हैं। वे अभी एक उच्च पद के अर्ध संत हैं, और माना जाता है कि वे मध्य श्रेणी के संत रैंक तकनीक की साधना के लिए बंद दरवाजे की साधना में हैं। अगर वे सफल होते हैं तो वे 3 मध्य श्रेणी के संत रैंक तकनीकों को समझ लेंगे। उस समय वे कुछ वरिष्ठ उच्च रैंक के अर्ध संतों से भी आगे निकल जाएंगे। अगर शांगगुआन युनहाई को बाहर रखा जाता है, तो जब ऐसा होगा तो वे वास्तव में पूरे अकादमी में संत दायरे के नीचे नंबर 1 विशेषज्ञ होंगे। आपने मुझे इतना कुछ इसलिए बताया क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं बदला लेना छोड़ दूं, है ना? यांग ये ने शांग किंगयंग की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा, और फिर उसने अन्य छात्रों को ठीक करना जारी रखा। शांग किंगयंग ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ये यांग, मुझे पता है कि तुम नाराज हो। हालांकि मुझे सच में उम्मीद है कि तुम शहर की समग्र स्थिति पर विचार करने में सक्षम होगे। गुप्त अदालत सिर्फ कुछ दर्जन लोगों के साथ शहर के एक द्वार की रक्षा करने में सक्षम रही है। उन्होंने अकादमी के लिए बहुत ही सराहनीय सेवा प्रदान की है। तो क्या हुआ? यांग ये ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैंने भी शहर की रक्षा की है, इसलिए मैंने भी यही किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे छात्रों को पीटा और मेरे कैदियों को ले गए। उन्होंने यह सब करते समय इस बात पर कोई विचार नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने पहले उनके साथियों को मारा। शांग किंगयंग ने हताशा के क्षण में गलती से ऐसे शब्द अपने मुंह से निकल जाने दिए, और उसे अपनी गलती का एहसास होने में देर नहीं लगी, और उसने तुरंत खुद को रोक लिया। यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसकी ओर मुड़ा और कहा, मैंने उस दिन उन्हें क्यों मारा? शांग क्विंगयंग चुप रहे। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मिस शांग, मुझे पता है कि आपने निश्चित रूप से उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह सब किया। अब आप मुझे मनाने आई हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरह, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो मैं आपके लिए इसे नरक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।
शांग किंगयंग ने गंभीरता से कहा, यदि आपने उन्हें मारने की हिम्मत की तो अकादमी निश्चित रूप से आपके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरे लिए निश्चित रूप से कोई और जगह है। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी बात खत्म करने के बाद वह शहर की ओर चल पड़ा। जो लोग अभी भी चल सकते हैं वे मेरे साथ चलें, और जो नहीं चल सकते उन्हें आप सभी को उठाने के लिए कहें। मैं अभी आप सभी को कुछ सिखाने जा रहा हूँ। आपको दूसरों की दयालुता का बदला चुकाना चाहिए और अपनी किसी भी दुश्मनी का बदला लेना चाहिए। एक आंख के लिए एक आंख, एक आंख के लिए एक आंख। बाहरी प्रांगण के छात्र एक स्वर में उग्रता से दहाड़ते हुए तेजी से यांग यी के पीछे चले गए। इस बीच कवच पहने एक आदमी अचानक शहर के गेट के पीछे दिखाई दिया। उसने यांग ये के समूह पर ठंडी नजर डाली और कहा, तुम बाहरी कोर्ट के प्रशिक्षक हो, ये यांग है ना? शहर का गवर्नर तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे साथ आओ। यू बुशुंग अचानक यांग ये के पास खड़े होकर बोला। शहर के गवर्नर की सेना उस समूह का हिस्सा थी जिसने गुप्त अदालत के छात्रों के साथ हम पर हमला किया था। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह तुरंत बख्तरबंद आदमी के सामने आ गया, जबकि उसका दाहिना हाथ उस आदमी के गले पर दबा हुआ था। याद रखना कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम उस शहर के गवर्नर को संदेश दे सको। उससे कहो कि वह अपनी गर्दन साफ और मेरा इंतजार करे कि मैं आकर उसका सिर ले लूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना पैर उठाया और उस आदमी के पेट पर लात मारी। एक तीखी चीख गूंजी और वह आदमी एक काले बिंदु में बदल गया जो क्षितिज में गायब हो गया। ऐसा नहीं था कि वह समग्र स्थिति पर विचार नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि यांग यी को यह समझ नहीं थी कि समझौता करने से आगे कोई समस्या नहीं होगी। मगर इससे क्या गुप्त अदालत को इन सब की परवाह थी? उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने उसके कैदियों को पकड़ने की हिम्मत की क्योंकि उनके पास ताकत थी, और उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक बात है कि उसे स्वेच्छा से उन कैदियों को उन्हें सौंप देना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए को तब तक कैसे पकड़ा नहीं गया था, और वे इसके बजाय यांग यी के कैदी थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि उन्हें लगा कि वे ताकतवर हैं। क्या ताकतवर को कमजोर लोगों से निपटते समय समग्र स्थिति की परवाह करनी चाहिए? बेशक उन्हें परवाह करनी चाहिए, लेकिन वे कहेंगे कि यांग ये ही वह व्यक्ति था जिसने स्थिति पर विचार नहीं किया और सफेद भेड़िए और पीले वस्त्र वाले आदमी को उन्हें सौंपने के लिए अनिच्छुक होकर स्वार्थी व्यवहार कर रहा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि सफेद भेड़िए और पीले वस्त्र वाले आदमी को किसने पकड़ा। नहीं, उन्हें इस बात की परवाह थी कि यांग ये जिसने उन दोनों को पकड़ा था, अपने कैदियों को उन्हें सौंपने के लिए सहमत होगा या नहीं। जहां तक उनका सवाल था, चूंकि उनके गुप्त दरबार को पीले वस्त्र वाले आदमी और सफेद भेड़िए की जरूरत थी, इसलिए वे उन्हें ले जाएंगे। क्योंकि गुप्त दरबार बाहरी दरबार से ज्यादा मजबूत था। दुर्भाग्य से उनकी ताकत अपर्याप्त थी और यांग ये ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। हालांकि गुप्त दरबार ने ऐसी हार के बाद समझौता करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि बदला लेने का विकल्प चुना। क्या वे गलत थे? नहीं। उनके साथियों को पीटा गया था, इसलिए बदला लेना गलत नहीं था। अगर कोई गलत था, तो वह हाओ शुवाइबो और अन्य थे। क्योंकि उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए गुप्त अदालत से पिटाई सहते समय वे केवल अपनी क्षमता की कमी को ही दोष दे सकते थे। इसी तरह, क्या यांग यी का बदला लेने का इरादा कुछ गलत करने के रूप में माना जा सकता है? यांग ये को नहीं पता था कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। क्योंकि उसे लगता था कि वह गलत नहीं था। चूंकि वह गलत नहीं था, तो वह वही करना चाहता था जो वह करना चाहता था। जब उन्होंने यांग ये के समूह को गुप्त अदालत के सदस्यों की दिशा में चलते देखा, तो शांग किंगयंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भद्दे भाव थे। क्योंकि वे यांग ये को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें पता था कि उसके वहां पहुंचने के बाद मामला सुलझने लायक नहीं रह जाएगा। इस समय वे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कर रहे थे और साथ ही आंतरिक कलह का भी सामना कर रहे थे। इसलिए यह निश्चित रूप से बादलों के महासागर शहर के लिए एक आपदा थी। प्रशिक्षक शांग, हमें क्या करना चाहिए? आंतरिक प्रांगण के छात्रों में से एक ने भारी आवाज में पूछा। शांग किंगयंग थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, गुप्त दरबार के वे लोग घमंडी और जिद्दी हैं, वे मेरी सलाह बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जहां तक यांग ये की बात है, वह उनसे भी बदतर है। अगर मैं उन्हें और सलाह देने की कोशिश करूंगी तो मैं बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करूंगी। उस छात्र ने पूछा, तो क्या हम बस उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखते रहेंगे? शांग किंगयंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और बोली, जाओ गु कियानफान को पकड़ो। अचानक यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और फिर वह शांग किंगयंग और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी को अभी भी हमारी वह शर्त याद है? शांग किंगयंग और अन्य लोग थोड़े स्तब्ध थे और फिर उनके चेहरे पर काफी गहरे भाव थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से शर्त याद आ गई। परिणाम के लिए यांग ये ने कुछ 100,000 राक्षस जानवरों का वध किया था, तो क्या यह स्पष्ट नहीं था? यांग ये ने आगे कहा, जी एर के साथ जो हुआ, उसके कारण मैं इसके बारे में भूल गई थी। सौभाग्य से मुझे अब यह याद आ गया है।
मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपना वादा नहीं निभाते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने वादे पूरे करेंगे। ऐसा करते समय मुझे आप सभी को देखने के लिए मजबूर न करें, अन्यथा यह आप सभी के लिए बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा, प्रशिक्षक शांग, जब आपका काम खत्म हो जाए तो मेरे घर आकर मेरे कपड़े ले जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने दूसरों को आगे बढ़ाया, और उन्हें शांग किंग और अन्य लोगों की दृष्टि से ओझल होने में अधिक समय नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि वह शांग किंग के पास मौजूद आंतरिक दरबार के छात्रों में से एक ने गंभीरता से कहा, हमारे प्रति शत्रुता रखना। शांग किंग की आंखों में थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, बेशक वह करता है। अगर मैंने उस समय कुछ किया होता जब उसके राक्षस जानवर पर सफेद भेड़िए और पीले वस्त्र वाले आदमी ने मिलकर हमला किया था, तो भले ही मैं उस बैंगनी मिंक को बचा ना पाती, लेकिन उसे इतनी गंभीर चोटें नहीं लगती। वह इसके लिए आपको कैसे दोषी ठहरा सकता है? उस छात्र को लगा कि यह सही नहीं है। आप हमारे साथ मिलकर फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रहे थे, और आप फॉर्मेशन के केंद्र में भी थे। आप नहीं जा सकते थे। अगर वह वास्तव में उस बैंगनी मिंक की चोटों के लिए आपको दोषी ठहराना चाहता है, तो मैं वास्तव में उसे नीचा दिखाऊंगा। वह मुझे दोष नहीं देता। शांग किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में, उसके बाहरी दरबार और हमारे आंतरिक दरबार के बीच संबंध थोड़ा आसान हो गया था। हालांकि हम एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं थे, लेकिन हमारे बीच अब कोई दुश्मनी नहीं थी। जहां तक मेरा और उसका सवाल है, भले ही हमें दोस्त न माना जाए, लेकिन हमें अपरिचित भी नहीं माना जा सकता। लेकिन अब जब उसने उस शर्त का जिक्र किया है, तो वह हमें यह बताना चाहता है कि हम उसके लिए गुप्त दरबार से अलग नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे को नाराज नहीं करते हैं, तो हम सभी शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ काम करते हैं। उसके पीछे खड़े सभी लोगों को तुरंत बात समझ में आ गई। वास्तव में, वे यांग ये और बाहरी दरबार के साथ दोस्त बन सकते थे, लेकिन यांग ये की हरकतें उन्हें बता रही थीं कि वह उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। शांग किंग ने शहर के बाहर असीम पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। बाहर दुश्मन इंतजार कर रहे हैं और अंदर अराजकता है। शहर का भविष्य चिंताजनक है। यांग यी और बाकी लोग कुछ ही दूर गए थे कि एक सेना उनके सामने आ गई। सेना में 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल थे, और उनमें से हर एक साथ दायरे में था, जबकि सेना का नेता महासागर के बादलों के शहर का गवर्नर हेलियन फैंग था। हेलियन फैंग ने यांग ये को उदास भाव से देखा। पहले, जब यंग ब्रदर जुओ शियू ने मुझसे कहा कि तुम अकादमी के नियमों की अवहेलना करते हो, निडरता से काम करते हो, और मनमाने ढंग से हत्या करते हो, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब, मुझे उस पर यकीन करना होगा। तुम्हारे जैसा व्यक्ति। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और हेलियन फैंग को बीच में रोका। आप कौन हैं? यू हुशुंग अचानक यांग ये के पास गया और बोला, वह शहर का गवर्नर है। यांग ये की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इस बीच, हेलियन फैंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने उससे पहले ही बोल दिया, मैं तुम्हें ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे। चूंकि तुम यहाँ हो, तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बकवास भी बंद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी हथेली घुमाई, और हरक्यूलिस तलवार उसके हाथ में आ गई। एक बार तलवार उसके हाथ में आ गई, यांग ये की आकृति उसी समय गायब हो गई। हेलियन फैंग की पुतलियां उसी क्षण सिकुड़ गईं जब यांग ये गायब हो गया, और उसकी गहन ऊर्जा तुरंत ही खतरे की प्रतिक्रिया में सहज रूप से बढ़ गई। इसने उसके चारों ओर ऊर्जा की एक मोटी दीवार बना दी। टकराना। अवरोध अभी बना ही था कि हेलियन फैंग को लगा कि उस पर बहुत ज्यादा जोर से प्रहार हुआ है, और अवरोध तुरंत टूट गया। इसके अलावा, टक्कर के बल से उसका फिगर पीछे की ओर धकेला गया, और उसका फिगर 1 किलोमीटर दूर धकेले जाने के बाद ही रुका। हेलियन फैंग की आंखों में एक गंभीर भाव था। यांग यी की आंखों में भी थोड़ी गंभीरता थी, क्योंकि उसने पहले भी गति के नियमों का उपयोग किया था, लेकिन हेलियन फैंग अभी भी महत्वपूर्ण क्षण पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। यह कानून की ऊर्जा है। हेलियन फैंग यांग ये को घूरता रहा। इस बीच, उसके आसपास के अन्य सैनिक अपने सदमे से उबर चुके थे और उन्होंने तुरंत यांग ये के समूह को घेर लिया। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने फिर से गति के नियमों का उपयोग किया और तुरंत हीलियन फैंग के सामने आ गया, और फिर हरक्यूलियन तलवार ने हीलियन फैंग पर प्रहार किया। यह बहुत तेज था, बहुत तेज। यह इतना तेज था कि हेलियन फैंग के अलावा कोई भी यांग यी की हरकतों को भांप नहीं पाया। यांग ये के हमला करने पर हीलियन फैंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया था। इस बार, उसने रक्षात्मक रुख नहीं अपनाया। उसके भीतर से एक भयानक आभा तुरंत बाहर निकली, और आभा के ठीक पीछे प्रकाश की एक सफेद किरण निकली। वे दोनों एक के बाद एक बाहर निकले और यांग ये को रोक दिया जो उसके सामने आ गया था। यांग ये नहीं रुका, और उसने हरक्यूलियन तलवार घुमाई। टकराना। एक विस्फोट हुआ और हीलियन फैंग की आभा और प्रकाश की सफेद किरणें तुरंत अलग हो गईं। इस बीच, हीलियन फैंग 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिखाई दिया। इसके अलावा, उसके चारों ओर सफेद रोशनी की कई किरणें तैर रही थीं। मार डालो। हीलियन फैंग ने अभी आदेश भी नहीं दिया था, लेकिन आसपास के सैनिक पहले ही यांग ये पर हमला कर चुके थे।
अनुभव करना। रोशनी की एक किरण चमकी और फिर 100 से ज्यादा सैनिकों के सिर हवा में उड़ गए और खून के फव्वारे फूट पड़े। हालांकि उनके शरीर अभी भी आगे बढ़ रहे थे क्योंकि यांग यी का हमला वाकई बहुत तेज था। सभी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने अपनी तलवार के एक झटके से 100 से अधिक एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञों को मार डाला था। सैनिक यांग यी को आश्चर्य से देख रहे थे। वे न केवल उसकी ताकत से हैरान थे बल्कि वे उसकी हिम्मत से भी हैरान थे, क्योंकि उसने वास्तव में हत्या करने की हिम्मत की थी और उसने एक ही बार में इतने सारे लोगों को मार डाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिलियन फैंग ने जब यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसने सफेद रोशनी की अनगिनत किरणों से घिरे हुए यांग यी की ओर विस्फोटक गोली चलाई। हिलियन फैंग बहुत तेज था और वह उसी समय यांग ये के सामने प्रकट हुआ था जब उसकी आवाज गूंजी थी। उसी समय प्रकाश की सफेद किरणों ने तुरंत यांग ये को घेर लिया। बैंग बैंग बैंग, चारों तरफ से सफेद रोशनी और तलवार की ऊर्जा की किरणें टकराने लगीं और लगातार विस्फोट होने लगे। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया और जल्दी से पीछे की ओर भाग गया। शांग किंगयंग के पास बैठे आंतरिक प्रांगण के छात्रों में से एक ने गंभीर स्वर में कहा, कौन जीतेगा? शांग क्विंगयंग ने भी संकोच नहीं किया, ये यांग। क्यों? छात्र हैरान था। शहर के गवर्नर हिलियन एक उच्च पद के अर्धसंत हैं और उन्होंने कुछ दर्जन साल पहले अर्धसंत क्षेत्र का उच्च पद प्राप्त किया था। ये यांग केवल सम्राट क्षेत्र में है। शांग किंगयंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस युद्ध को स्थिर दृष्टि से देखती रही। लड़ाई कुछ देर तक चलती रही, फिर शांत हो गई। श्वेत प्रकाश और तलवार की ऊर्जा बिखर गई। यांग ये और हिलियन फैंग की आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं। यांग ये खड़ा था जबकि हिलियन फैंग जमीन पर लेटा हुआ था। हिलियन फैंग का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था जबकि उनसे लगातार खून बह रहा था। एक पल में उसके शरीर के नीचे खून का एक छोटा सा तालाब बन गया, लेकिन वह अभी भी जीवित था। शांग किंगयंग के पास खड़े छात्र ने तुरंत कहा, प्रशिक्षक शांग, उसे तुरंत रोकें। शांग किंगयंग ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। यांग ये ने हिलियन फैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उसने यू बुशुंग को देखा। उनमें देखो और देखो कि क्या उनमें से किसी ने तुम सभी पर पहले हमला किया था। यू बुशुंग ने इस बार यांग ये को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सैनिकों की तरफ देखा और उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह इशारा करती तो एक प्रकाश की किरण चमकती और फिर एक सिर हवा में उड़ जाता। ठीक इसी तरह यू बुशुंग लगातार इशारा करता रहा जबकि प्रकाश की किरणें अंतहीन चमकती रहीं। कुछ ही देर में कुछ दर्जन सिर जमीन पर गिर पड़े। अन्य सैनिक बहुत पहले ही भाग चुके थे और उन्होंने हिलियन फैंग की भी उपेक्षा कर दी थी। यह खूनी और निर्दयी था। जब शांग किंगयंग और अन्य लोगों ने यांग ये को देखा तो उनकी निगाहें भय से भर गईं। क्योंकि अगर यांग ये केवल निर्दयी होता तो यह इतना भयानक नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी ताकत भी बेहद भयानक थी। जब यांग ये जैसे व्यक्ति की बात आती है तो या तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए या फिर उसे एक झटके में मार देना चाहिए। उसे स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं दिया जा सकता। अन्यथा एक बार ऐसा करने के बाद वह आपको एक झटके में मार देगा। चाहे वह शहर का गवर्नर हिलियन फैंग हो या गुप्त दरबार, उनके पास स्पष्ट रूप से उसे एक झटके में मारने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने यांगे के साथ दुश्मनी करना चुना था। जहां तक बात का प्रश्न है कि क्या होगा, हिलियन फैंग को जो परिणाम भुगतने पड़े वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यांग ये की तलवार हिलियन फैंग के माथे के बीच में दबाई गई थी और उसने कहा, आप सभी को याद रखना चाहिए कि आप परोपकारी हो सकते हैं। हालांकि आपको यह याद रखना चाहिए कि यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसके प्रति आप परोपकारी होना चाहते हैं। यदि आप अपने दुश्मन के प्रति परोपकारी हैं तो आपको बदले में उनकी कृतज्ञता नहीं मिल सकती है, इसके बजाय आपको उनका उन्मादी बदला भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब आपकी ताकत इसकी अनुमति देती है तो अपने सभी दुश्मनों को मारना और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना सबसे अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उसकी पकड़ ढीली कर दी और हरक्यूलियन तलवार नीचे आ गई। टकराना। हिलियन फैंग का सिर टुकड़ों में फट गया और खून चारों ओर फैल गया। यांग ये ने तलवार रख दी और कहा, मैंने प्राचीन तलवार स्कूल की प्रतिभाओं को देखा है और मैंने दाओ आदेश की प्रतिभाओं को भी देखा है। आज मुझे बादलों के महासागर अकादमी की प्रतिभाओं को देखने दो। इस बीच शांग किंगयंग यांग ये के सामने प्रकट हुई। ये यांग, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। हालांकि उसने यू बुशुंग और यांग ये के पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? मुझे पता है कि अगर तुम नरसंहार करने का इरादा रखते हो तो गुप्त दरबार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन उनका क्या? अगर तुम गुप्त दरबार का नरसंहार करने के लिए उन्हें युद्ध में ले जाते हो तो भले ही अकादमी तुम्हें जीवित रहने दे, क्या वह उन्हें जीवित रहने देगी? यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर फैंग बुचाओ, जिया बिंगवेई और अन्य लोग मर गए तो आपको क्या लगता है कि अकादमी ने गुप्त अदालत के साथ क्या किया होगा? क्या उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? यांग ये ने इस बिंदु तक बोलते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
है न। शांग कीगंग चुप हो गई क्योंकि वह जानती थी कि वह सही था। शायद गुप्त अदालत के छात्रों को सजा मिलेगी, लेकिन उन्हें अपनी जान से इसकी कीमत बिल्कुल नहीं चुकानी पड़ेगी। एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना जीवित व्यक्ति से कैसे की जा सकती है। यांग ये शांग कीगंग के पास गया और कहा, इसी तरह अगर मैं पूरे गुप्त दरबार का वध कर दूं, तो अकादमी मुझे दंडित कर सकती है, लेकिन वह मुझे बिल्कुल नहीं मारेगी। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बाहरी अदालत के छात्रों को उस ओर ले गया जहां गुप्त अदालत के छात्र रहते थे। यांग ये वास्तव में निर्दयी था और वह एक पागल आदमी था। हालांकि वह मूर्ख नहीं था। वह गुप्त दरबार के छात्रों को मार सकता था, लेकिन उसे अकादमी के संतों को यह एहसास दिलाना था कि वह अकेले ही पूरे गुप्त दरबार का मुकाबला कर सकता है। या शायद उसे उन्हें यह एहसास दिलाना था कि वह उनके लिए गुप्त दरबार के छात्रों से भी ज्यादा मूल्यवान है। यदि वह ऐसा कर लेता है तो अकादमी उसे कभी नहीं मारेगी और अधिक से अधिक उसे केवल दंड ही देगी। इसी प्रकार यदि वह गुप्त न्यायालय द्वारा मारा जाता तो अकादमी गुप्त न्यायालय के सदस्यों का वध नहीं करती तथा उन्हें अधिक से अधिक दंड ही देती। यही जीवन था। सब कुछ लाभ और फायदे पर निर्भर था। इस बीच शांग कीगंग ने अचानक पीछे से यांग ये पर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर अकादमी इस मामले को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। दुनिया बहुत बड़ी है, वहां हमेशा मेरे लिए जगह होगी। दूर से यांग ये की आवाज गूंजी। शांग कीगंग का नाजुक शरीर कांप उठा। वह समझ गई कि यांग ये सबसे बुरे के लिए तैयार था। अगर अकादमी मामले को आगे बढ़ाने पर जोर देती या उसकी जान चाहती, तो वह अकादमी छोड़ देता। शायद कोई और छात्र चाहे तो अकादमी नहीं छोड़ सकता। आखिर संतों का सामना करने पर सम्राट क्षेत्र का साधक कहाँ जा सकता है। लेकिन यांग ये अलग था। यांग ये प्राचीन तलवार विद्यालय से था, इसलिए अकादमी उसे सजा दे सकती थी, लेकिन उसे मार नहीं सकती थी। आखिरकार प्राचीन तलवार विद्यालय चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था और अकादमी को यांग ये को मारने की अनुमति नहीं दे सकता था। उस समय अकादमी न केवल एक असाधारण प्रतिभा को खो देगी, बल्कि एक असाधारण शक्ति को भी अपमानित करेगी। ऐसी परिस्थितियों में प्राचीन तलवार विद्यालय को अपमानित करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं थी। जैसे ही उसने यांग ये के फिगर को देखा, शांग कीगंग अचानक जोर से हंस पड़ी और बोली, तो उसने सब कुछ सोच लिया है। गुप्त दरबार ... गुप्त न्यायालय उत्तरी द्वारों की सुरक्षा करता था। जबकि वे केवल 30 के आसपास थे, फिर भी वे अनगिनत राक्षस जानवरों के उन्मत्त हमलों से उत्तरी द्वार की रक्षा करने में सक्षम थे। तो उनकी ताकत कितनी भयानक थी। गुप्त दरबार ने यांग यी की अवहेलना करने का साहस इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अहंकारी थे, बल्कि उन्होंने उसकी अवहेलना करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वे आश्वस्त थे। यह कहा जाना चाहिए कि उन्हें संत के अलावा किसी से भी लड़ने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। भले ही वह प्रीफेक्चर के 5 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग ही क्यों न हो, फिर भी उन्हें ऐसे अस्तित्वों से लड़ने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उत्तरी शहर की दीवारों पर मुख्य द्वारों की तुलना में उत्तरी शहर की दीवारों पर वाकई बहुत कम लोग थे। उत्तर में असीम शहर की दीवारों के पार सिर्फ 30 लोग ही थे। शहर की दीवारों के नीचे की जमीन राक्षसी जानवरों की लाशों से ढकी हुई थी। कम से कम उनकी संख्या कुछ लाख थी। ज़ुओ शियू, वे यहाँ हैं। अचानक शहर की दीवारों पर एक आवाज गूंजी। ज़ुओ शियू जो दीवार पर पैर फैलाकर बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उनमें एक ठंडी चमक चमक उठी। हे, कितना बहादुर है, उसने वाकई आने की हिम्मत की। एक आदमी जिसने काला लबादा पहना हुआ था, हंसा और बोला, कहने की जरूरत नहीं है कि बाहरी कोर्ट के उस प्रशिक्षक में कुछ हिम्मत है। हालांकि जब उसने आने की हिम्मत की है, तो हम खुद को रोक नहीं सकते। भाइयों, आप सभी को क्या लगता है कि हमें उसे मार देना चाहिए? चू शियुआन, लापरवाह मत बनो। वह साधारण नहीं है। ज़ुओ शियू खड़ा हुआ और दूर की ओर देखने लगा। डीन ने उसके बारे में बहुत सोचा और उसे बाहरी कोर्ट के प्रशिक्षक के रूप में भर्ती किया। इससे साबित होता है कि उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ खास है। इसके अलावा यह पूरी तरह से उसकी वजह से था कि मुख्य द्वारों की रक्षा की जा सकी और बहुत कम नुकसान हुआ। हम आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक सकते। चू शियुआन नामक व्यक्ति ने हल्के से ठहाका लगाया। ज़ुओ शियू, उम्र के साथ तुम्हारी हालत और भी खराब होती जा रही है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह सिर्फ सम्राट के दायरे में है, फिर चाहे वह लू वान रहो या किंग दाफू, हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? वह आदमी, ये यांग, सिर्फ सम्राट के दायरे में है। क्या हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए? नहीं, मुझे पूछना चाहिए कि क्या वह इस लायक भी है कि हम उसे गंभीरता से लें। भाई, चू सही कह रहे हैं। एक और आदमी जो खंजर से खेल रहा था, बोला, अगर हमारा गुप्त दरबार एक मोनाक्रियल साधक से हार गया, तो हम सभी बस दीवार पर अपना सिर पटक कर मर सकते हैं। ज़ुओ शियू ने उन पर नजर डाली और कहा, लेई कैंगक सिंह, चू शियुआन, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत आत्मविश्वासी हो। हालांकि वह आदमी बिल्कुल भी उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय है और उसकी ताकत उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। तुम्हें पता है,
उसने अकेले ही कई लाख राक्षस जानवरों का वध किया और उसने अकेले ही एक उच्च रैंक वाले अर्धसंत को भी मार डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास गति के नियम और तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा है। जब उन्होंने जुओ शियू की बात सुनी तो उनके चेहरों पर छाई घृणा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चाहे वह तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा हो या गति के नियम, वे ऐसी क्षमताएं नहीं थी जिन्हें वे अनदेखा कर सकें या जिन्हें तुच्छ समझ सकें। खास तौर पर गति के नियम। यहां तक कि उन्हें इसके प्रति भी सावधान रहना पड़ता था। आंतरिक दरबार के एक छात्र ने अचानक पूछा, क्या उसने सचमुच अकेले ही कुछ लाख राक्षस जानवरों का वध किया था? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? चू शियुवान ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, यहां तक गु कियानफान भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके जैसा एक सम्राट क्षेत्र साधक ऐसा कैसे कर सकता है? लेई कैंगक्सिंग नामक व्यक्ति ने भी बात की, उसने निश्चित रूप से राक्षस जानवरों को मारा, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ 100,000 नहीं थे। यह शायद कुछ दसियों हजार थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने कुछ 100,000 को मारा, शायद झूठी अफवाहों के कारण। जब उसने इतना कहा तो उसने अचानक ये कई यंग को देखा और पूछा, छोटी यंग, तुमने उससे लड़ाई की और तुम्हें उसकी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। हमें इसके बारे में बताओ। ये कई यंग की पलकें झपकने लगी जब उसने यह सुना, और फिर उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर ठंडी हंसी में बोला, मेरी ताकत वाकई उससे कम है। हालांकि मैं उससे इसलिए नहीं हारा क्योंकि मेरी ताकत उससे कम थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मैंने उसे कम आंका और इस तथ्य के साथ कि उसने एक आश्चर्यजनक हमला किया, इसलिए मैं उससे हार गया। जब वह इतना बोल गया तो उसने दूसरों की तरफ देखा और कहा, हम में से कई लोग आमने सामने की लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरकार उसने गति के नियमों को समझ लिया है। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि वह हम सभी को अकेले हरा सकता है? उनमें से एक ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह चर्चा करना बेहतर होगा कि हम उसे कैसे मारेंगे। मुझे लगता है कि हमारा गुप्त न्यायालय हाल ही में काफी कम प्रोफाइल रख रहा है, और इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि हम पर धौंस जमाई जा सकती है। इस बार हम उस बाहरी न्यायालय के प्रशिक्षक और बाहरी न्यायालय के उन छोटे बदमाशों का उदाहरण पेश करेंगे, ताकि अकादमी में कोई और हमारे गुप्त न्यायालय के किसी सदस्य को फिर से छूने की हिम्मत न करे। हमें इस बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। चू शियुवान ने जुओ शियू को देखा, और जब उसने देखा कि जुओ शियू के चेहरे पर अभी भी गंभीरता का एक निशान बना हुआ है, तो उसने हंसते हुए कहा, जुओ शियू, सावधान रहना गलत नहीं है। हालांकि बहुत सावधान रहना बेकार है। जुओ शियू ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। विलंब संरचना स्थापित करें। नहीं, गुरुत्वाकर्षण संरचना भी स्थापित करें। जैसी आपकी इच्छा। चू शियुवान ने कंधे उचकाए और कहा, आप सब क्या सोचते हैं कि हमें उस आदमी, ये यांग और बाहरी आंगन के उन छोटे कमीनों के साथ क्या करना चाहिए? उसे शहर की दीवारों पर लोगों को कील ठोंकना पसंद था। तो क्यों ना हम उसे और दूसरे दरबार के लोगों को भी इसका अनुभव लेने दें? लेई कैंगक्सिंग ने उदासीनता से कहा। चू शियुवान मुस्कुराया, यह बहुत बढ़िया है। मुझे भी यह बहुत बढ़िया लगता है। अचानक उनके कानों में एक आवाज गूंजी, चिंता मत करो, मैं आप सभी को इसका अनुभव करने दूंगा। जुओ शियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसके भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत पागलपन की हद तक बढ़ने लगी। गुप्त अदालत के छात्रों, मारने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।